honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अच्छा, सो ये बड़ा एक ऑनेस्टली ये बड़ा टेढ़ा टॉपिक है, आत्मनिर्भरता, डिफेंस। इसको समझना बहुत मुश्किल है बिकॉज बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, R&D है। तो मेरा ये थॉट प्रोसेस था कि इसको थोड़ा पहले तो इंटरेस्टिंग बनाना है ताकि वी आर एबल टू, बोलते हैं ना, मैसेज कन्वे हो सके। एंड दूसरा हमको समझने की चीज़ है कि ये चीज़ें बहुत आराम से होती हैं, तो हाउ डू वी गेट दैट अंडरस्टैंडिंग, किस तरह उसको समझें हम। मेरा और दूसरा, आई वुड लीव द थ्री वेटरन्स टू एक्सप्लेन टू अस कि भाई वॉरफेयर बदला कैसे है और उसमें बदली हुई चीज़ें जो हैं वो किस तरह हमको अडेप्ट करनी पड़ेंगी अपनी पॉलिसीज़ में, आत्मनिर्भर जो आप करना चाहते हो और कितना आप अंदर से एक्चुअली कर सकते हो। आत्मनिर्भर का आई विल डू दैट। सो आत्मनिर्भरता इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट, इट्स अ ह्यूज कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट दैट स्मॉल। So let's see how can we make this, one, interesting and two, informative for you. Thank you so much. Firstly, we have Lieutenant General D.P. Pandey with us. He was a Corps Commander in Kashmir and, of course, a veteran. Then we have Colonel Ajay Raina, of course, a veteran and an author. And actually, General Pandey is also now an author, sir. Am I right? Yes, sir's got a book which is available outside. And, of course, our very own Colonel Mayank, trying his best to say namaste. So I will start with General Pandey sir. And sir, आजकल जो हर चीज़ आत्मनिर्भर होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए, what is the reality of आत्मनिर्भरता in terms of हमको कैसे समझना चाहिए आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? क्योंकि एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई अगर आत्मनिर्भर बोल रहे हो तो स्क्रू से पेंट तक सब कुछ आपके पास होना चाहिए, करेक्ट? दैट्स द एक हमारे अंदर जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वही है कि जो पहला स्क्रू लगाया है उससे फाइनल पेंट तक आपका सब कुछ भारत में बनना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है सर, फर्स्टली? एंड इसका हाउ डू वी, किस तरह इसको समझे? ओके, इट्स अ वेरी ह्यूज सब्जेक्ट जो ये आपने मुझे प्रॉब्लम दिया है, बट मैं थोड़ा सा इसको 2-3 छोटे हिस्से में बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला हिस्सा तो बहुत इंपॉर्टेंट है आत्मनिर्भरता का। अभी हम लोग बाहर बात कर रहे थे और कोई इशू आया। मैं चाय पीता हूँ, मेरी वाइफ नहीं चाय पीती है, ठीक है। अब वो सुबह अगर वो चाय नहीं बनाए तो मैं बिना चाय के रह जाता हूँ। तो एक आत्मनिर्भरता का ये भी है कि जो मूड स्विंग्स हैं, शी इज़ नॉट सिटिंग है तभी मैं बात कर सकता हूँ, वो दूसरे पैनल में रिकॉर्ड हो रहा है सही? हाँ, या सो आई एम हेल्ड होस्टेज। उनके पास एक लेवरेज है कि आज खाने में मिर्ची ज़्यादा हो जाएगी, मैं तो खा ही लूँगी, बट तुमको मैं मिर्ची वाला खाना खिलाऊंगी। जब दिल होगा तब खाना बनाऊंगी और जब होगा तब मैं दिखवा। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हैं तो आप होस्टेज हैं, इसलिए आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है। बड़ी विडंबना ये है, ये जो आत्मनिर्भरता का जो कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है, ये इस गवर्नमेंट से पूरी दुनिया के अंदर स्टार्ट हुआ। जो वेस्टर्न कंट्री से दे वर हैविंग अ ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल मॉडल, बोइंग का एयर फ्रेम कहीं बना, डिज़ाइनिंग कहीं हुई, इंजन कहीं बना और सब जुड़ गया। मगर वो सब चीज़ें एक वेस्टर्न एनवायरनमेंट से कंट्रोल होती थी। अब धीरे धीरे नाइजीरिया से लेकर के अफ्रीकन कंट्री, साउथ अफ्रीका, सब ये कहने लगे कि आप मेक इन अफ्रीका करो, मेक इन साउथ अफ्रीका करो। जब हमारी गवर्नमेंट ने एक मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया कंसेप्ट स्टार्ट किया आत्मनिर्भरता की तरह। दूसरा एक होता है लय, और जो एक लय होती है, एक हमारे देश की जो लय एक बार सेट हुई इंडिपेंडेंस के बाद या इंडिपेंडेंस से पहले भी थी, वो ये लय थी कि हम पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स, एक सोशलिज्म के बिना पे चल के हम ये कोशिश करेंगे कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ही जो बनाएं वो सब चीज़ों को बनाएं। और वो जो लय जब सेट हो जाता है और पॉलिटिकल हो जाता है,
तो उस लय को तोड़ना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है और सभी लोग उस लय में सेट हो जाते हैं, क्योंकि जो एक ब्यूरोक्रेट उस टाइम पे 47 में आया, वो 40 साल के बाद में एक सीनियर लेवल पोजीशन पे है, उसके माइंडसेट के अंदर यही कार्रवाई है। सिमिलरली पूरा देश जो चीज़ बाहर से मंगाता था, उसके दिमाग के अंदर ये है कि हमने क्यों इंजन बनाना, हमने क्यों हथियार बनाना, अगर हमको चीज़ रशिया, इजराइल, अमेरिका या कहीं से भीख मांगने के ऊपर मिल जाता है, राइट। तो ये जो एक कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को जब तोड़ने की कोशिश करी, और ऐसा नहीं कि हमारी इस गवर्नमेंट ने करी, बहुत हमारे जो वेटरन लीडर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जब वो सीनियर पोजीशन पे हुए, उन्होंने काफ़ी लड़ने की कोशिश करी कि भैया आप टू इंश्योर अ सप्लाई चेन, कि हमको इंजन चाहिए या हमको एयरक्राफ्ट चाहिए, आपने डील साइन कर ली, बट वो डील जो है लेट होती चली जाती है, ठीक है, बाहर से आने वाले सामान का। अंदर जो पीएसयू में सामान बन रहा है, आपकी एमनिशन फैक्ट्री से एमनिशन आ रहा है या कोई हथियार बन के आ रहा है, उस हथियार में छोटी मोटी गलती है, आपने पैंट के अंदर एक धागा निकला हुआ है, वो फिर भी आप पहन सकते हो, मगर हथियार के अंदर एक जो ग्रैन्यूल होता है, एक्सप्लोजिव का कंटेंट होता है, अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया या कम हो गया, उससे क्या है कि हथियार आपने जब फायर किया तो वो हथियार आपके पास हाथ में फट सकता है। और कई किस्से ऐसे हैं कि जो जान चली जाती है। और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब मैं पीएसयू में काम करता हूँ, एक पॉलिटिकल कंपटीशन के अंदर, यूनियन सिस्टम के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी लेवल बहुत कम होता है, और जब वो नेगेटिव हो जाता है तो पूरी सिस्टम उस चीज़ को दबाने की कोशिश करती है कि कहीं लोगों को पता न चले। उसका आउटकम क्या है? मैं जब लड़ाई में जा रहा हूँ या ट्रेनिंग में जा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि इस हथियार को जब मैं फायर करूँगा तो ये मेरे हाथ में फट जाएगा, तो क्या मुझे इस पर भरोसा है? इसमें एक डर होता है। दूसरा, जब मैं इसको फायर करूँगा, क्या वो सही जगह पे लगेगा या नहीं लगेगा, वो भी एक ट्रस्ट फैक्टर है। सो कई चीज़ें जो हमारे एक सिस्टम को चैलेंज करती हैं, वो ये है कि हम आत्मनिर्भरता की कोशिश कर रहे थे थ्रू PSUs, विच इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम, विच इज़ अ जॉब क्रिएशन सिस्टम, जहाँ पे एक सिस्टम यूनियन का होता है, और वो ज़रूरी है, राइट। बट आई एम टॉकिंग ऑफ एज अ वेटरन कि मुझे भय क्या है कि जब मैंने इस चीज़ को, टैंक का गोला चलाया, और टैंक का गोला तो टैंक के अंदर ही फट गया, हम 4 लोग थे, हम मर गए। जिसने उस चीज़ के बारे में सुना, जब वो अगली बार वो प्रेस करता है बटन, तो कहता है मैं जाने वाला हूँ। दैट इज़ अ फियर विच हैपेंस। सो दिस इज़ अ फैक्टर आत्मनिर्भरता की तरफ। मगर जब बाहर से सामान आता है तो वो परफेक्ट है, बहुत हाई एंड है, सही चलता है, तो हर एक आदमी उस ग्लिसनिंग बड़ी अच्छी चीज़ को चाहने की कोशिश करता है। तो देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन। बाहर वाला सामान बेच रहा है और अंदर वाला जो सामान है उसके अंदर ये है अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट उधर अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट जब आप बाहर से लेते हो तो एक लेवरेज है। जब फ्रांस ने बोला कि आज आप हमारी बात नहीं मानोगे, आपने हमसे ये भी सामान लेना है, तो हम आपको रफेल नहीं देंगे, या रुक के देंगे, या रुक के देंगे। अमेरिका से आपने साइन किया कोई डील, वो उसको रोक करके चलाएगा। और हथियार जब आता है तो सिर्फ हथियार नहीं आता एक बार, इसके साथ में मेंटेनेंस होता है, इसके साथ पैकेज होता है, उसका टर्नओवर होता है, उसकी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होती हैं जो वो उसके साथ में आती हैं। और वो कहाँ भी, आज पुराने ज़माने में राइफल दे दिया आपको, चल जाएगा, मगर आज जब आप एक एयरक्राफ्ट या एक फ्रिगेट या सबमरीन या कोई हाई एंड सिस्टम खरीदते हैं जो नेविगेशन के लिए उनके सिस्टम से कंट्रोल है, जो एप्लीकेशन अपडेट्स होते हैं उसके लिए उन सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं उनसे कंट्रोल है, तो क्या है कि जब भी आप कोई कार्रवाई करते हैं, सारी खबर कहाँ जाती है? उनके पास जाती है। उसके साथ वो ट्वीक कर सकते हैं। तो यही गोले को आज आपने खरीद दिया बाहर से, बहुत अच्छा सिस्टम है। मैं जब फायर करता हूँ पाकिस्तान के ऊपर, और ये कारगिल में हुआ, वो 500 मीटर दूर गिर रहा है, राइट। सो ये एक सिस्टम था ऐसा जो दुनिया कंट्रोल कर रही थी। सो ये दोनों चैलेंजेस हैं आत्मनिर्भरता के। निर्भरता की सबसे पहला चैलेंज है कि क्या आपका सिस्टम तैयार है आपको वो सामान देने के लिए? क्या आपको बाहर से जो सिस्टम मिल रहा है, क्या वो लेवरेज तो नहीं किया जाएगा कल को आपके खिलाफ? तो ये दोनों चैलेंज है, इस दोनों को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। और ये जो सिस्टम मिशन चलाया है, ये सिस्टम और जो मिशन आत्मनिर्भरता का है, कम से कम ये 3 या 4 डिकेड पीछे है। क्योंकि जो बाकी जो वेस्टर्न देशेज हैं, आज लड़ाई एक सिंपल हथियार से हटके नीश टेक्नोलॉजी की तरफ चली जा रही है। और अगर आप नीश टेक्नोलॉजी के अंदर, हमारी जो ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं और IIT के जो लोग हैं जो जाकर के अमेरिका, US, UK हर जगह पे हथियार बना रहे हैं, वो सिस्टम बनाने का वहाँ पे है दिमाग, मगर हमारे पास वो चीज़ें अभी आज नहीं है, वो इकोसिस्टम नहीं है। तो जैसा नट से लेकर के एक टू फ्लाई SQ-9 रीपर फॉर डिस्ट्रक्शन, वो जो सिस्टम आपको पूरा चाहिए,
वो सिस्टम आप आज की तारीख में किसी एक देश में नहीं बना सकते। ये काबिलियत इवन चाइना के अंदर नहीं है, ये काबिलियत आज की तारीख में इवन इजराइल या अमेरिका के पास नहीं है। मगर उनके पास क्या है, एक दूसरे को पकड़ने के लिए लेवरेज है। तुम ये नहीं दोगे तो मैं सोयाबीन नहीं खरीदूंगा, ठीक है। तो वो जो लेवरेजेस हैं वो उनको अलाउ करते हैं दैट कैन कंटिन्यू दिस थिंग। हमारे देश के पास में वो लेवरेज नहीं है। और हमारे देश में अभी भी इकोसिस्टम, आप ये समझिए कि आत्मनिर्भरता का जो कंसेप्ट है ये एक्चुअली में 2000 के अंदर स्टार्ट हुआ। 5 साल के अंदर अगर आपको लगता है कि हमारी जो लय है बाहर से खरीदने वाली लय और हमारी जो पुअर परफॉर्मेंस अपनी खुद की सिस्टम की है या एक इकोसिस्टम की है, वो चेंज हो सकती है, बड़ा मुश्किल है। कम से कम 2-3 डिकेड हमारे देश को लगेंगे उस लय के अंदर आने में, ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर हो सकते। वी गॉट 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, 1/6 ऑफ द ह्यूमैनिटी। हम अपने लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं और हम दुनिया को बेचने के लिए कर सकते हैं। 5 साल के अंदर जो ट्रांजिशन हुआ है डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर, आज हम सैकड़ों करोड़ के अंदर डिफेंस का आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मगर वो जो ट्रस्ट था जो हमारे अपने सामान के अंदर था, बाहर हमारे जैसे बाबा कल्याणी की एक भारत फौज की गन्स हैं या उनके गाड़ियां हैं, बाहर की दुनिया खरीद रही है, मगर हम में अभी भी एक झिझक होती है उसको खरीदने के लिए। तीसरी जो चीज़ हमको किल कर रही है आत्मनिर्भरता की तरफ जाने में, वो हमारी प्रोसेसेस हैं। प्रोसेस ये है कि जब ये 3 आइटम आपके सामने खड़ी कर दी हमने, ये हमारे देश की बनी है, ये विदेश की बनी है, ये टेस्टेड ट्राइड है, ये हमारे उसकी बनी हुई है, और ये मिड वे है। मतलब वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ हम बना रहे हैं, मगर ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। प्रोसेस क्या कहता है कि सबसे सस्ता सामान खरीदो। इसको हमारे देश की चीज़ को डिफीट करने के लिए पूरी कॉस्ट जो है नीचे ले आएगा, हिडन कॉस्ट सामने रख देगा, पीछे रख देगा, और जो सामने की कॉस्ट है ऊपर ले आएगा, और आप इसको बिट कर दोगे। वी आर थिंग इज गॉन अगेन। क्योंकि जब तक हमारा जो सिस्टम है थोड़ा सा रगेड है, अच्छा नहीं है, हम खुद इसके ऊपर ट्रस्ट करना नहीं शुरू करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये इम्प्रूव करके यहाँ तक नहीं आ सकता, राइट। तो ये कई चीज़ें जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, हमें जो चेंज करनी है, हमें एक इकोसिस्टम बनाना है, चल रहा है प्रोसेस, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अनाउंस भी करती है, कहती भी है, मगर एक्चुअली मैं आपको ज़मीन के अंदर बता सकता हूँ कि वी आर वे ऑफ टू अचीव ट्रू आत्मनिर्भरता। वी आर ऑन द वे, बट कई लोगों के दिमाग में चलता है ना कि आज तेजस उड़ेगा और अटैक कर देगा। दिस sluggish system requires to be, and it will take process। 80 years जिस लय में हम लोग घुसे थे उसको तोड़ करके आगे निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, राइट। थैंक यू सर। आपने एक ट्रस्ट की बात करी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मैं कर्नल रैना को बोलूँगा कि इस ट्रस्ट के बारे में थोड़ी सी बात करें आगे, क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज़ है, इस तरह फीडबैक कुछ या ये लोग एक ट्रस्ट, एक सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए मैं आप सेंट्रल कंट्रोल में प्रॉब्लम है ये आपकी, सर भी बोले। विद कर्नल रैना's परमिशन मैं एक चीज़ बोलूँगा। आज भी जब हमारे सोल्जर्स जो हैं वो इनकाउंटर्स पे जाते हैं या जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं उन पे जाते हैं, दे लाइक टू कैरी दी AK-47 स्टिल, ठीक है। AK-47 जैसे आप देखेंगे नाम जो उसका है 47, इट वॉज मेड इन 1947, ठीक है जी। कलिश्निकोव 1947। रशिया में नाम ऐसे ही रखे जाते हैं, जो जगह होती है उसके ऊपर नाम रख देते हैं, मेकर होता है उसका नाम रख देते हैं। जैसे मिग है, इट इज़ मिकोयन गुरियविच, 2 मेकर्स थे उसके, उनका नाम रख दिया मिग करके। आज भी उसको AK-47 से ज़्यादा प्यार है, बिकॉज इट्स अ स्टडी वेपन। आप उसको मिट्टी में डालिए, पानी में डालिए, थोड़ा झड़किए, गोली लगाइए, मारेगा वो। द ट्रस्ट इज सो हाई इन दैट। तो आई वुड लाइक यू टू कमेंट ऑन दैट सर। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कर्नल रैना से एक चीज़ और पूछूंगा कि बैटलफील्ड ऑपरेशंस में, जैसे आज हम सब एक चीज़, एक बैटलफील्ड ऑपरेशन तो सब समझते हैं ना, जो हमारे एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस होते हैं, हर कोई समझता है यही चीज़ कि भाई डेली बेसिस, कल भी खेरान सेक्टर के अंदर 2 मारे हैं, तो ये तो डेली है। ये जो बैटलफील्ड ऑपरेशंस हैं सर, अगर मैं आपको नया इक्विपमेंट देता हूँ, ये देता हूँ, हाउ इजी, डिफ़िकल्ट, और मतलब इसका क्या कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, 1 टू अडेप्ट इट, दूसरा
आपकी तरफ से फीडबैक टुवर्ड्स द मार्केट, अभी सर या मैम एनीबडी इज अ ड्रोन, कल किसी से बात कर रहे थे, समबडी वाज यू नो मेंशनिंग दैट दे मेक ड्रोन्स, इसका जो कनेक्शन है, हाउ डू वी बिल्ड दैट फॉरवर्ड? बिकॉज ये सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई जो एंड यूज़र है और जो मैन्युफैक्चरर है उनके बीच का कनेक्ट कैसे बेहतर किया जाए? नमस्कार, नमस्कार एवरीबॉडी। ट्रस्ट का तो ऐसा है आदि की जब पर्सनल वेपन की बात आती है, जैसे डिफरेंस ना, कुछ हथियार पर्सनल वेपन होते हैं जो हम बॉडी पे कैरी करते हैं, हमारी रिवॉल्वर है, पिस्टल है, और आर्मी में राइफल्स हैं। तो पर्सनल वेपन हमारी बॉडी का एक्सटेंशन माना जाता है। किसी भी फौजी का अगर राइफल है तो हम ये कहते हैं कि इसी का हाथ है जो थोड़ा सा बड़ा हो गया, बिकॉज आप उसको अपना अंग ट्रीट नहीं करोगे तो फिर आप उसको ना तो ढंग से मेंटेन कर पाओगे, ना उसको इस्तेमाल कर पाओगे, ना आपको उस पर विश्वास होगा। ये जो जनरल साहब बात कर रहे थे, देखो साहब ने बड़े मैक्रो लेवल की बात की, मैं आपको बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कारगिल ऑपरेशन 99 लड़ाई के बीच में, उससे पहले हमारी जो जवान थे वो SLR यूज़ कर रहे थे, सेल्फ लोडिंग राइफल। लड़ाई के बीच में हमें 5.5 mm पकड़ाई गई, और 5.5 आज ऑलमोस्ट उसका अंत आ चुका है, बिकॉज उसमें काफ़ी सारे इश्यूज थे। अभी आप इमेजिन कीजिए कि लड़ाई आपको कल असॉल्ट करना है कारगिल की किसी पहाड़ी पे, और आपका हथियार बदल दिया जाए, और जिनको थोड़ा किस्मत वाले थे तो उनको थोड़ा राउंड फायर करने की मौका मिल गया उससे पहले, कईयों को तो बिल्कुल इनटू बैटल दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा यूज़र एंड पे, जैसे आदि ने कहा कि जो इस्तेमाल कर रहा है, मैं आई वॉज देयर माई सेल्फ, तो आई टेल यू कि एक लैक ऑफ, पहले ट्रस्ट तो है ही है, वो अब आ गया हाथ में, फ़ौज में हुक्मनामा चलता है, हुक्म पे काम करते हैं, तो वन वॉज नॉट कम्फर्टेबल। और फिर जब कारगिल की हाइट्स ऐसी थी कि नॉर्मल वेपन्स भी, जैसे अभी सियाचिन में असॉल्ट हुआ था, बाणा सिंह साहब गए थे, तो जो चाल वाले पुर्जे जो फायर करते हैं वो जैम हो जाते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर में। तो कुछ चीज़ें तो इन्वायरमेंटल होती हैं, लेकिन आपने कारगिल जैसी रगड़ टेरेन में एक नया हथियार पकड़ाया, तो बहुत सारा एक फीडबैक लकली क्या है कि सुनते हैं ग्राउंड पे। ऐसा भी नहीं है कि आप किसी CO साहब को बोलो इनको हथियार दे दो तो वो पकड़ा के बोला कैरी ऑन, ऐसा नहीं होता। फीडबैक होती है, फीडबैक गई वापस। जो आदि कह रहे हैं कि वो फीडबैक हमारी मार्केट तक, हमारा कोई सोल्जर का मार्केट से कोई कनेक्ट नहीं है डायरेक्ट। अगर मैं यूज़र हूँ, कोई भी हथियार अदरवाइज जो इंट्रोड्यूस होता है वो काफ़ी फेज़ ऑफ टेस्टिंग में, उसकी हर इन्वायरमेंट में टेस्टिंग होती है, ग्राउंड पे टेस्टिंग होती है, फील्ड टेस्टिंग होती है, उसके बाद वो हथियार सेलेक्ट किया जाता है। तो वो जो प्रोसेस है वो हो रहा है एक पर्दे के पीछे सेलेक्ट लोगों के पास। जब यूज़र्स का, जब बड़ी पॉपुलेशन में वो हथियार आता है, तो फिर उसके बाद फीडबैक रुकती नहीं है। उसके बाद जैसे एक इसकी 5.5 से इसकी एक ट्रांसपेरेंट मैगजीन थी, आइडिया अच्छा था कि फायर करते हुए आपको पता कि कितनी गोली बची हैं उसके अंदर दिखती हैं, और सारे वेपन जो थे मशीन गन से लेके कार्बाइन, और तीनों का एमिनिशन सेम था। पहले क्या था कि 9 mm की कार्बाइन चल रही है, 7.6 का SLR का राइफल चल रहा है, हम दोनों इकट्ठे लड़ रहे हैं, इनके पास SLR है, मेरे पास स्टेन है, मेरे को गोली लग गई तो मेरा हथियार ये यूज़ कर सकते, मेरा अम्यूनिशन ही यूज़ नहीं कर सकते थे। अभी वो सारा इंटरऑपरेबिलिटी आ गई थी। बहुत अच्छे पॉइंट से 5.56 इंच साहस का सिस्टम था बेसिकली, सिस्टम अप्रोच थी। लेकिन वही बात कि गलत टाइम पे आपने इंट्रोड्यूस किया, और बाद में उसमें फिर फॉल्ट भी थे, गिरती थी, मैगजीन टूट जाती थी। वो बनाई भी किसने थी? नीलकमल प्लास्टिक वालों ने, है ना, एक्चुअली उस पर स्टैंप लगी हुई थी। तो ये बिल्कुल यूज़र एंड पे जब चीज़ नीचे ग्राउंड पे आती है, और ख़ास करके जब वो का पर्सनल वेपन है, तो बहुत ज़्यादा एक इशू आता है। और फिर अभी क्या है कि आर्मी में भी जो सोल्जर्स हैं वो पढ़े लिखे हैं, सबके हाथ में गैजेट है। तो अब सबको पता है कि L1 होता है। जब हम लोग यंगस्टर थे, ऑफिसर थे, मुझे L1 का कुछ पता नहीं, दिला नहीं पता था। L1 क्या होता है? लोएस्ट बिडर, कि अगर आपने एक चीज़, ये बॉटल कितने की लेनी है, एक बोलेगा 2 रुपये की दूंगा, एक बोला 3 की देंगे, 4 के, दो वाला ही लेनी है, तो फिर क्वालिटी कैसे इंश्योर करोगे? तो मैं एक ऐसी अपॉइंटमेंट में था 2014 में, 14 से 16 में, जो फाइनेंशियल नदरन कमांड के फाइनेंशियल मैटर्स को मैं डील करता था। अंदर इतनी ज़्यादा हिंड्रेंस है, उस अपॉइंटमेंट को कर्नल फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। तो जब वो फाइल हमारे आर्मी कमांडर साहब उसको ओके करके, ये बिल्कुल ठीक है, ये हमें रिक्वायरमेंट है, हमें ये हथियार लेना है, जो लोकल IFA होता है वहाँ पे एक, जो कि PCDA डिपार्टमेंट, जो हमारे डिफेंस अकाउंट्स वाले होते हैं, एक यंग कोई 2-3-4 साल की सर्विस वाला वहाँ बैठा होगा, वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा देगा, और टोटल टेक्निकल। तो डिले वहाँ से स्टार्ट होती है। एक वेल मीनिंग प्रोजेक्ट जो आपने ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करना, आप जहाज वगैरह तो छोड़ दो, कुछ भी छोटा सा प्रोजेक्ट, एक सिस्टम आपने, एक सिक्योरिटी का सिस्टम लगाना कि फिदाइन आत्मघाती हमले हो रहे हैं, तो एक कंटोनमेंट के आगे या किसी गैरिसन के आगे पीछे करना है,
तो पहले तो आपको अपने IFA से लड़ाई लड़नी पड़ती है, वो बाद में। और मुझे इसमें अभी कहने में कोई संकोच नहीं है, उसमें ये भी होता है कि अब लोकल चीज़ें होती हैं वहाँ पे वो फिर लेन देन भी होता है, वो फिर कॉन्ट्रैक्टर जाके फाइल क्लियर करके लाता है, हमसे नहीं होती। ये एक बड़ा हार्श ट्रूथ है, बड़े फैक्ट है, ये सिस्टम है जिसके अंदर हम काम करते हैं। तो अगर एज ए यूज़र लेवल आप यहाँ से शुरू हुए और जब ऊपर ऊपर करते करते जब अगर लार्ज स्केल पे एक्विजिशन हो रही है, कोई जहाज़ खरीदा जा रहा है, कोई इंजन खरीदा जा रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं। और इसमें लॉबीज़ काम करती हैं। और जैसे पांडे सर ने कहा कि हम एक ऐसी स्थिति में है कि आई थिंक हमारे लिए हाइब्रिड ही अभी चलना चाहिए, जिसमें हम एक इम्पोर्टेड कंपोनेंट और एक आत्मनिर्भरता जो हम डेवलप कर रहे हैं उसका एक कॉम्बिनेशन की हमारे पास चॉइस नहीं है। लेकिन उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट कोई इम्पोर्टेड लेती है तो लोग कहते हैं रिश्वत खा लिया, राफेल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुआ, लोग कोर्ट में पहुंच गए। तो यहाँ हम भी तो बहुत किस्म के प्राणी हैं ना इस देश में, तो बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। आपने जनरल वीके सिंह की कहानी भी सुनी होगी, क्या हुआ था, कौन आया था। तो बड़ा ही गंदी और हाई स्टेक वाली गेम है। कोई ज़माना था लोग गायब कर दिए जाते थे जब स्टेक्स इतने हाई होते हैं, तो ये चीज़ें बाहर नहीं आती। लेकिन ग्राउंड सोल्जर पे मेरी जो फीडबैक है, मेरे भी चैनल से उस पर ऊपर जाएगी, उसके बाद वो कैसे उसको मैन्युफैक्चरर या सप्लायर को होता है, रिफ्लेक्ट होता है। वो फोर्स देखिए इतने सालों से चल रही है, बहुत बढ़िया गाना बाहर से आई, और कारगिल में इतनी ज़्यादा आर्टिलरी लगी हुई थी, लेकिन सब कहते थे फोर्स लाओ, अपनी वो फील्ड गन नहीं चाहिए। तो इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, बट येस, ट्रस्ट के बिना आप किसी भी सोल्जर को अगर बोलोगे हथियार पकड़ो, इसको करना, शायद एक ड्रोन उड़ाना फिर भी ठीक है, हो सकता है, आर्टिलरी गन भी शायद हम फायर कर लें, लेकिन ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो सर जनरल साहब ने बोला, ये होते हैं। मेरे अपने वायोज कोर्स के अंदर हमारे यंग ऑफिसर्स हम जब थे सेकंड लेफ्टिनेंट, तो हमारे एक कोर्समेट का हाथ उठ गया था, बिल्कुल गन से फायर हुआ और बिल्कुल बैरल के सामने फट गया गोला। तो ये इश्यूज होते हैं, और ट्रस्ट के बिना फिर फौज नहीं, फौज लड़ती ही ट्रस्ट और भरोसे के ऊपर तो लड़ती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैसेट। अब इट्स नॉट ऑल बैड। हाँ, हम लोग सारे डिफरेंट, देखिए प्रॉब्लम्स होती हैं हर चीज़ में। सो फर्स्ट राउंड इज टू वी विल एड्रेस द प्रॉब्लम्स। उसके बाद हम सेकंड राउंड में जब बात करेंगे, वी विल ऑल्सो टेल अस कि भाई क्या क्या हो रहा है। तो प्लीज़ डोंट थिंक एवरीथिंग इज़ बैड, काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट से दिस, नेवी ने बड़ा क्लियरली बोला है कि आज के बाद हम लोग बाहर से शिप नहीं लेंगे, हम अपने आप बनाएंगे। So there are lots of good things. We will come to that in the next round. But currently, sir, Colonel Mayank sir, मेरे को आपसे एक चीज पूछना है सर। वेपन्स या आत्मनिर्भरता का जो चैलेंज है, राइट, उसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है कि भाई फौज को चाहिए क्या। नाउ ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एंड ऑल ऑफ यू विल एग्री विद मी, कि हम लोग जब बातें करते हैं फौज के ऊपर, आप ऑनलाइन भी पढ़ें, जो बात करते हैं फाइटिंग कैसे होती है, एयर वॉर कैसे है, ग्राउंड वॉर कैसे है, वॉरफेयर बहुत चेंज हो गई है। तो वी नीड टू फाइट द नेक्स्ट वॉर, नॉट द प्रीवियस वॉर। ऑपरेशन सिंदूर में जो चीज़ हुई है वो पाकिस्तानियों को भी पता है कैसे हुई थी। सो अगला जब हमको करना पड़ेगा, इट हैज़ टू बी डिफरेंट देन ऑपरेशन सिंदूर, करेक्ट। इसके लिए कॉन्सेप्ट चेंज होते हैं, इसके लिए डिज़ाइंस चेंज होते हैं, इसके लिए आपका पूरा प्रोडक्शन साइकिल चेंज होता है। हर ऑपरेशन के बाद आपको कुछ नया दिखेगा, यार ये नहीं ठीक था, इसको मेरे को ऐसे करना चाहिए ना। ये जो एक फ्लो है जहां पर आप इंडस्ट्री से बात कर रहे हो, आप कांटेक्ट कर रहे हो, यहां पर लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव्स फर्स्ट। जो गैप्स हैं सर, क्या हमारी इंडस्ट्री, क्या हमारे PSUs, क्या हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग ये जानते हैं कि अगली रिक्वायरमेंट क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आदि भाई, और सबसे पहले माँ भारती को प्रणाम, और आप सबका साधुवाद कि आप लोग बड़े शांतिपूर्वक बैठे हैं और सुन रहे हैं हम जो बोल रहे हैं। अगर मैं होता तो उखड़ के बाहर चला गया होता, क्या बकवास कर रहे हैं, कोई बात ही ढंग की नहीं हो रही है। ना पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ना चीन की बात कर रहे हैं, ना आतंकवादियों की बात कर रहे हैं, ना हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जो टॉपिक सबको बड़ा पसंद आता है। सही बोल रहा हूँ मैं? तो मेरी बीमारी ये है कि मैं जी, अच्छा चलिए, इससे मेरा उत्साहवर्धन हुआ, फिर मैं आगे बोलने के लिए सक्षम हो चुका हूँ। तो मेरी बीमारी ये है कि मैं किसी कहानी को लेकर चलता हूँ तो उसका सिरा इतिहास से पकड़ के चलता हूँ। जैसा आदि भाई ने बोला है कि युद्ध कला में परिवर्तन आया है। अब आप थोड़ा सा ध्यान करके देखिए कि पहले युद्ध कला क्या थी और आज की क्या है। दूरी दुश्मन की और हमारी जो है निरंतर बढ़ती चली गई है।
पहले जब लड़ाई होती थी तो गुत्थम गुत्था की लड़ाई होती थी। भगवान राम जो थे वो तीर कमान लेके लड़ते थे, याद आ रहा है कुछ? उसके बाद में पानीपत की लड़ाई हुई तो तोपखाना चलने लग गया, यानी दूरियां बढ़ने लग गई। स्मॉल आर्म्स आए, जैसे कि रैना साहब ने बोला है, स्मॉल आर्म्स एक पर्सनल वेपन होता है, आदमी के शरीर का एक अंग होता है, 208वीं हड्डी गिन के चलिए उसको आप। तो जो थी वो और बढ़ गई। उसके बाद में युद्ध कला ऐसी आई कि हवाई जहाज आ गए युद्ध में। हवाई जहाज जाता था, दुश्मन के खेमे में बॉम्ब डाल के आ जाता था। दूरियां थी, परंतु उसमें पायलट जो था वो अपनी जान को खतरे में डालकर दुश्मन पर जाके हमला करता था। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि भारत के जो कि एयरफोर्स के स्पोक्स पर्सन थे, एयर मार्शल भारती, उनका एक स्टेटमेंट था, ऑल माई पायलट्स आर सेफ होम बैक। कहा था उन्होंने। ये कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी कोई क्षति नहीं हुई जहाँ तक कि हमारी जान की बात है। और जान जो है इंसान की बहुत ज़रूरी है, जान है तो जहान है। तो इस युद्ध में हमने ये देखा कि हमारा एनिमी के साथ में कांटेक्ट जो था वो और बढ़ गया। ड्रोन्स का प्रयोग किया गया, मिसाइल्स का प्रयोग किया गया, और ऐसे अचूक अस्त्र हमने चलाए जो कि दुश्मन को हमने नेस्त नाबूद करके दिखाया। इसमें हमने अपनी सेना, वायुसेना, नौसेना को तो बेचारी को मौका ही नहीं मिला कुछ करने का। हाँ, सच में बेचारा बोल रहा हूँ, क्योंकि एक सैनिक की उसकी एक लालसा होती है कि दुश्मन के दांत जो हैं वो खट्टे किए जाएं। और एक मौका मिला था 10 मई को जब वो ये काम कर सकते थे बेचारे, पर पाकिस्तानियों ने घुटने टेक दिए और हार मान के वापस चले गए। तो आप यकीन मानिए उस समय रक्षा मंत्री को जहाज पर जाना पड़ा उनको सांत्वना देने के लिए कि भाई शांत बैठो, अगला मौका तुम्हें मिलेगा। तो जैसा कि आदि भाई ने बोला है कि युद्ध कला में क्या परिवर्तन आया, एक आपने नोट किया होगा कि युद्ध कला ऐसी हो गई है कि आपको दुश्मन के संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं है। आप दूर से बैठकर दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते हैं और आपको दुश्मन के संपर्क में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसा इन्होंने पूछा है कि क्या जो हमारी इंडस्ट्री बना रही है उसका तारतम्य फौज के साथ में है, यानी कि फौज है यूज़र और इंडस्ट्री है सप्लायर। तो क्या सप्लायर का यूज़र के साथ में तारतम्य है? क्या वो हाँ हमारी बात को समझते हैं? तो एक बड़ा अच्छा चेंज मैं देख रहा हूँ कि आजकल फौजी अधिकारी या तो स्वयं या हम जैसे लोग जो कि फौज से बाहर आ चुके हैं लेकिन फिर भी फौज की बात को आम आदमी तक रख रहे हैं। तो जो बीच का गैप है वो थोड़ा थोड़ा सा कम अवश्य हो रहा है। ये नहीं बोलूँगा कि गैप पूरा कम हो गया, क्योंकि मेरी दृष्टि में ऐसी बहुत सी चीज़ें आई हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर में प्रयोग में लाए गए ड्रोन थे, उन पे जो असलाह लादा गया था, मेरे हिसाब से उसमें थोड़ी सी तब्दीली की आवश्यकता थी, परंतु ये मैसेज जो था वो शायद मैन्युफैक्चरर तक नहीं जा पाया था। तो उसने अपनी सोच से चीज़ तैयार की, फौज ने उसका प्रयोग किया क्योंकि उसके पास में समय इतना नहीं था कि उसमें वो ट्वीक कर सके। सुधार जो था, सुधार की बात भी अभी कर लें कि बाद में करेंगे आदि नेक्स्ट राउंड में। तो ये कमी जो है वो मैंने देखी थी। और रही L1 की बात जो सबसे पहले जनरल साहब ने की थी, उसके बाद में अजय भाई ने भी की थी। तो आप यकीन मानिएगा बड़ा सुख का घड़ी थी जब एयर इंडिया को टाटा ने खरीदा है ना, टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया। उससे पहले टाटा जो थी एक सरकारी विमानन संस्था थी। तो सरकारी विमानन संस्था ऐसी होती है, जैसा कि सब बात कर रहे थे, जनरल साहब ने आपको 3 बोतलें रख के दिखाया था कि जो सबसे सस्ती बोतल है वो खरीदी जाएगी। तो जब आप हवाई जहाज में उड़ते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर जो पुर्जे रखे हैं वो भी 3 कोटेशन देख के सबसे सस्ते पुर्जों का प्रयोग किया गया है। तो ईश्वर को बारंबार धन्यवाद दीजिए कि वो विमानन जो है वो इस समय प्राइवेट पार्टी के पास आ गई है, तो 3 कोटेशन का चक्कर जो है वो ख़त्म हो गया है। एक अजय भाई ने बात कही थी कि हमको L1 से ही खरीदना पड़ता है। इस बात को थोड़ा और मैं आगे बढ़ाऊंगा कि हम जैसे प्रोक्योरमेंट, क्योंकि मेरा जिम्मा जो था वो प्रोक्योरमेंट का रहा है, तो अगर मुझ में इतना बूता है तो मैं कागज़ पर ये लिख सकता हूँ कि हालांकि ये चीज़ जो है 2 रुपये की है और 1 रुपये की चीज़ सबसे सस्ती है, परंतु मेरे विचार से 2 रुपये की चीज़ में ये लाभ है, और इस वजह से मैं कहता हूं कि इस 2 रुपये की चीज़ को खरीदा जाए बनिस्बत 1 रुपये की चीज़ को। परंतु मेरे ऊपर, जैसा कि उन्होंने बताया, एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइज़र बैठा है। मेरी कही हुई बात को वो व्यक्ति जो है उसकी तस्दीक करेगा, उस पर अपनी कलम चलाएगा और
कहते हुए थोड़ी सी झिझक होती है। एक किस्सा मैं आपसे बयान कर दे, समय है इसके लिए? तो किस्सा ऐसा है कि हमारे देश में सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी है? सियाचिन। तो सियाचिन में जवानों को ज़रूरत पड़ी कि मोबिलिटी की, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो स्नो स्कूटर आपने देखे हैं? तो स्नो स्कूटर के लिए डिमांड दी फौज ने, और फौज ने जब डिमांड दी तो वो फौज की फाइल जो थी वो ब्यूरोक्रेसी के पास में गई साइन होने के लिए, क्योंकि अप्रूवल जो है अंत में उनका होता है। तो वो ब्यूरोक्रेट्स जो थे उस फाइल को साइन करने के लिए तैयार नहीं थे। परंतु देश की किस्मत और फौज की किस्मत उस समय बहुत उज्जवल थी, क्योंकि उस समय हमारे देश के रक्षा मंत्री थे श्री जॉर्ज फर्नांडिस। तो जॉर्ज साहब ने क्या किया, बोला कि भाई आप जो हैं इस फाइल को नहीं सरका रहे हैं, आपको पता होना चाहिए इसकी आवश्यकता क्या है, तो मैं आपकी सुविधा कर देता हूं, आप जाकर ग्राउंड पे देख कर आइए जहां इसका प्रयोग किया जाएगा। तो उन्होंने उन ब्यूरोक्रेट्स की टोली को वहां रवाना कर दिया। लिहाजा हुआ क्या कि जैसे ही वो दिल्ली वापस लौट कर आए, तुरंत फाइल पर कलम चल गई और स्नो स्कूटर्स फौज के पास पहुंच गए। पर फौज समझ गई कि इसका काम कराने वाला कौन था? क्या नाम था? तो यकीन मानिए फौज ने उस स्नो स्कूटर का नाम क्या रखा? जॉर्ज। क्योंकि फौज ने समझा कि इस काम को किसने कराया, तो उन्होंने स्कूटर का नाम जॉर्ज रख दिया। तो ये छोटी सी अड़चन था जिसका जिक्र मैंने आपको किया था। बात हंसी की थी, परंतु आप सोचिए जो व्यक्ति उस ऊंचाई पर माँ भारती की रक्षा के लिए तैनात है, उसके दिल पर क्या गुजरती है जब वो बताता है कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है। वहाँ पर आपके पास खाने के लिए चॉकलेट है, काजू हैं, बादाम हैं, परंतु भूख नहीं लगती। अगर आपको शौच के लिए जाना है तो आपके पास में पानी नहीं है धोने के लिए, बर्फ़ आपने पिघलानी है, बर्फ़ तब तक पिघली रहेगी, आपको अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होना पड़ेगा, अन्यथा आपके पास में फिर बर्फ़ हाजिर है। आप खुद को उस स्थिति में डालकर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि वहाँ स्थिति होती क्या है। तो एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया था, आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा और इसकी गंभीरता को आप समझ गए होंगे। बात हंसी मजाक में कहने की मेरी आदत है, परंतु बात जो है वो थोड़ी सी गूढ़ भी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी ये नेक्स्ट राउंड में मैं क्या करूँगा, जनरल सर, आई रिक्वेस्ट यू टू क्लोज द डिस्कशन, ठीक है? तो आई टेक 2 more questions एंड देन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा ओवरऑल पिक्चर हमको दीजिए अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री और आगे हमको करना क्या है। नाउ लेट्स कम टू द पॉजिटिव, ठीक है? बहुत कुछ हो रहा है, मैं सही में बता रहा हूँ आपको। इस टाइम पे आपने ईस्टर्न सेक्टर में एक्सरसाइजेज चल रही हैं आपकी, नॉर्दर्न सेक्टर में एक्सरसाइजेज चल रही हैं, वेस्टर्न सेक्टर में एक्सरसाइजेज चल रही हैं। एंड ANI से कुछ फोटोग्राफ्स आई थी जहाँ पर आई थिंक आर्मी चीफ एंड द कोर कमांडर वाज देयर। ड्रोन्स, मतलब जहाँ तक आंख दिख रही थी वहाँ तक ड्रोन्स पड़े हुए थे, राइट? टिल द टाइम यू कुड सी देयर वर अ सी ऑफ ड्रोन्स देयर एकदम। अब ये आए कहाँ से? ये आए सारे अंदर से ही हैं, ओके? ये आए सारे अंदर से ही हैं। एक टाइम ऐसा था कि ड्रोन्स अगर आपको खरीदने हो तो मोटर चाइना से आती थी, अब वो भी बंद कर दिया है। सो कंपोनेंट्स, ठीक है? नाउ कर्नल रायना, मैं आपके पास आता हूँ सर। जो टेक्नोलॉजी है आज की एंड व्हाट वी आर सीइंग, जिस तरह के ड्रोन्स हमने देखे फॉर एग्जांपल ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, हमने और भी चीज़ें देखी। आजकल तो नेटवर्क इतना ज़बरदस्त है एंड द नेटवर्क सेंट्रिक जो वॉरफेयर आज चल रही है, जिसके अंदर आपका पूरा गेम ही नेटवर्क का है। अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो आप लड़के जीत जाओगे, अगर आपका नेटवर्क ख़राब है आप कुछ नहीं कर सकते। द गेम इज़ नेटवर्क टुडे, द गेम इज़ अ सिस्टम। तो सर हेल्प अस अंडरस्टैंड, देश में आप भी जानते हैं काफ़ी कुछ होता रहता है इन दैट फील्ड, डेवलपमेंट चलती है, काफ़ी सारी चीज़ें आर्मी भी कर रही है, अपनी भी रिसर्च होती है। आगे स्टेप 2 क्या होना चाहिए टू वन अंडरस्टैंड, जैसे कोई अगर ये एंटरप्रेन्योर देखेगा और जिसको कोई शौक है किसी चीज़ का, हाउ डज ही अंडरस्टैंड दिस एंड क्या चीज़ें उनको दिमाग में रखनी है बिफोर एंड इंडस्ट्री का है जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो किस डायरेक्शन में जाएं, क्या व्हाट डू दे नीड टू कीप इन माइंड? थैंक यू आदि। इनफैक्ट काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। अगर हम इंपोर्ट जो करते थे 40, अभी भी 30-40% हमारा इंपोर्ट होता है डिफेंस इक्विपमेंट। लेकिन अगर एक्सपोर्ट में नज़र डालें तो 2014 में जहां हम लोग 1100 करोड़ के आसपास एक्सपोर्ट कर रहे थे डिफेंस इक्विपमेंट,
पिछले साल हमने 24,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बिकॉज क्या है कि आप किसी प्लेयर को बोलते हो कि आप हमारे लिए ये मिसाइल बनाइए या एक गन बनाइए, तो आर्मी या हमारे डिफेंस फोर्सेस की एक लिमिटेशन है। हमारा जो इक्विपमेंट आता है उसको हम यूज़ एंड थ्रो नहीं करते, लाइफ लॉन्ग काफ़ी। अभी बोफोर्स देखो कब आई थी, और हमारे अभी इनफैक्ट वर्ल्ड वार 2 का इक्विपमेंट अभी भी कहीं कहीं यहाँ वो मिलेगा। तो जब आपने इतनी उसकी लॉन्जिविटी को मेंटेन करना है, तो जो प्रोड्यूसर है वो एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद क्या करे? तो आपको सबसे पहले ये खोलना पड़ता है कि जो आपके एक इनसिक्योरिटीज़ थी कि भाई अपना जो हमारा डिफेंस का इक्विपमेंट है उसको हमने एक्सपोर्ट नहीं करना, एक्सपोर्ट करना है तो कौन सी कंट्री को करना है, वो ज़रूरी है, होना भी चाहिए, अमेरिका भी करता है। लेकिन ये जब एक्सपोर्ट बढ़ता है, इसका ये मतलब है कि जो प्लेयर है जो अपना पैसा लगा के, कैपिटल लगा के, एफर्ट लगा के, इनोवेशन करके, और हमारी जैसा देश जिसमें 0.7% जीडीपी का हम R&D में डालते हैं, वर्ल्ड का जो नॉर्मल है 2.5% है। तो दैट मीन्स कि जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो काम नहीं करती, तो बेसिकली प्राइवेट प्लेयर्स अपनी जेब से पैसे लगाते हैं। तो जब उनको ये एश्योरिटी है कि ठीक है हम ये प्रोड्यूस करेंगे और सरकार हमसे खरीदेगी, और जो हमारा ओवरफ्लो होगा वो हम उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे बाहर, तो वो क्या होता है कि उनको भी एक एश्योरेंस मिलता है। दूसरा, ऐसे पहले एक और जो बड़ा जो चेंज अभी हुआ है वो ये है कि जो एक्चुअली हमारे साथ ना कहीं हम ऐसे हाथी हैं कि महावत का वो उसको जब खुर्ची ना लगे ना उठते नहीं हैं। तो गलवान हुआ तो एकदम से हमारी एक्विजिशन में आपने सबने फॉलो किया, क्या हुआ, हमें थोड़ा झटका लगना चाहिए तभी जाके थोड़ा सा वो हमारा हार्ट फिर स्टार्ट होता है रुकता रुकता। सिंदूर हुआ, सिंदूर के बीच में हमारे जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हमारे साथ मिलकर लड़े, जो लोगों को पता नहीं है। हमारे बंकर्स में ऐसे इनोवेटर्स आए जिन्होंने साथ होके बैटलफील्ड टेस्टिंग से ऊपर बड़ी टेस्टिंग कोई नहीं होती। तो एक बार ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हमारे अंदर इंटीग्रेट कर गए कि पहले हर चीज़ ये 2-4 इंस्टीट्यूशन मैं नाम नहीं लेना चाहता कि वही करेंगे डेवलप, उन्होंने बहुत अच्छे काम भी kiए हैं, मिसाइल्स भी, भारत का मिसाइल सिस्टम उसी इंस्टीट्यूशन ने बनाया। लेकिन क्या है कि जिस स्पेस से टेक्नोलॉजी बदल रही है और जिस स्पेस पे ये चीज़ें बदल रही हैं, ओवरऑल हमें फ्रेश माइंड्स, फ्रेश आइडियाज़, फ्रेश स्टेक होल्डर, रिस्क टेकर्स की ज़रूरत है। और पहली बार अभी ये हुआ है इस बार कि देश में उन लोगों को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। अभी जो हमारे ट्रेडिशनल मेकर्स हैं उनको भी एक थ्रेट फील होने लगी कि यार मेरे से नहीं बना तो ये बना देगा, और वो हो रहा है। अब हम नाम नहीं ले रहे बिकॉज आप फॉलो करते हैं, आपको पता है। ओवरऑल एक जैसे शुरुआत में आदि ने कहा कि सरकार को डिसमल नहीं है, अच्छा एक फेज़ देखने में सामने आ रही है। और आत्मनिर्भरता को तो ऐसा है डिफेंस में, ये सिक्योरिटी इम्पेरेटिव है, ये ऑप्शन नहीं है कि करें ना करें, ये तो ज़रूरत है। अगर हम 2047 का सपना देखते हैं तो मैं तो 2030 तक की बात करता हूँ, जिसको हम एक बड़ी ट्रबुलेंट फेज़ दुनिया में जो भी आ रही है, इसमें अगर हमारी सप्लाई चेन रगेड है नहीं, टू बी ऑनेस्ट, जो चाइना को आइसोलेशन की कोशिश की, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ है, सप्लाई चेन्स की सिक्योरिटी नहीं। आप नेट सेंट्रिक वॉरफेयर की बात करते हैं, अगर हमने अपनी ब्रह्मोस और जो यूज़ की, अगर हमने GPS सिस्टम के ऊपर की होती और अपना नाविक ना होता, तो फिर आपको नूर खान नहीं दिखता, वहाँ शायद मरियम बंकर दिखता एरर के कारण एरर के कारण। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। हमें पता भी नहीं है कि नाविक किस साइंटिस्ट ने बनाई, किसी को पता नहीं होगा यहाँ पे नाम। तो ये अनसंग हीरोज़ हैं, और इसलिए जो हमारे यंग बच्चे अभी 22-22, 23-23 साल के बच्चे जो इंटरेस्ट काम करते हैं। और एक और अच्छी बात ये हुई है कि जो हमारे जैसे जो वेटरन्स हैं उनको डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स अपने साथ ऑन बोर्ड ले रहे हैं कि इनको अभी जैसे 24 साल में पूरी ज़िंदगी अम्यूनिशन से डील किया है इन्होंने, सिर्फ अम्यूनिशन। ये हाथ वैसे बाद में टूटा है, कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था। तो अब इनकी जो एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है ना, हमने एक फ़ेज़ 30 साल की फ़ौज में देखी, कहाँ हम किस चीज़ से लड़ते थे और कहाँ पहुँच गए। तो इनकी इंटीग्रेशन, इनकी वैल्यू समझ आई लोगों को। क्योंकि हमारे यंग देखो आप, मैंने 50 ईयर्स में मैंने सोचा था बस काम नहीं करना, और 48 में मैंने रिटायरमेंट ले ली, कुछ हालात ऐसे बने। तो 48 एक्चुअली देखा जाए तो अभी वर्किंग ईयर्स होते हैं, 10-12 साल तो हैं अवेलेबल। वो चीज़ें अभी प्राइवेट सेक्टर यूटिलाइज़ कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर को स्पेस दी गई है हमारे ओवरऑल आत्मनिर्भर जो डिफेंस का उसमें स्पेस के अंदर। तो ओवरऑल ये जो एक कोहिजन हो रहा है, जो हमारी एसेट्स जो इखरी बिखरी पड़ी थी, एक दूसरे की परवाह नहीं करते थे, ये जो साथ जुड़ के जो साथ चल रहे हैं, तो मैं नहीं कहूँगा कि कल ही हम लोग 100% अपना करना शुरू करेंगे। जैसे जनरल साहब ने कहा कि कोई भी देश इन आइसोलेशन नहीं डेवलप कर सकता, उस हिसाब की चीज़ें ज़रूरत होती है। और जब कोई कहता कि सिंदूर का क्यों बंद हुआ, तो मैं उनको कहता हूँ कि इन चीज़ें थी, शायद हमारी लीडरशिप को पता थी कि दुश्मन कौन है, चाइना है कि पाकिस्तान है। और अगर चाइना से निपटना है तो हमें क्या US की ज़रूरत तो नहीं है। तो अगर US कुछ बोल रहा है तो क्या हमें सुनना चाहिए। तो मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, बड़ा कुछ चीज़ें होती हैं। तो बट इट्स आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एज अ सोल्जर
कि हम जो कभी कभी विश करते थे, प्रे करते थे काश ऐसा हो, हम लोग, आपको पता है 15 किलो की बुलेट प्रूफ जैकेट जनरल साहब ने तो कमांड यूनिट सियाचिन में की है। अगर आपको सियाचिन के किस्से सुनने हैं तो कभी एक स्पेशल इनका सेशन करना पड़ेगा। 15 किलो की आप बुलेट प्रूफ जैकेट और एक लोहे का टुकड़ा इधर पटका उसको बोल के, और आप टेररिस्ट को चेज कर रहे हो पहाड़ी के ऊपर, वो भाग रहा है आगे, तो आप इमेजिन कीजिए आप फिर क्या लड़ेंगे। और आज देखिए आप, तो बहुत प्रोग्रेस हमने की है। एंड आई एम होपफुल कि हमने जो टाइम देखा, हमारी चमड़ियाँ थोड़ी मोटी थी, तो आज समय बदल रहा है और जो होना चाहिए वो हो रहा है। टाइम लगता है, बड़ा हाथी है, धीरे धीरे उठेगा। धन्यवाद। आज बाय द वे बुलेट प्रूफ जैकेट हल्की है। कल मयंक सर, मेरे को आपसे पूछना है अबाउट सोर्सिंग, ठीक है? सोर्सिंग, मैं एक एग्जांपल, बाय द वे बुलेट प्रूफ जैकेट्स सर ने बोला ना, आपको पता है बुलेट प्रूफ जैकेट्स बैंगलोर के पास बनती थी या कहीं पे साउथ इंडिया में बनती थी, किसी को पता ही नहीं था, ठीक है? किसी को पता ही नहीं था बाय द वे। वो एक्सपोर्ट करते थे कहाँ पर? NYPD को। अमेरिकन को पता था कि ये सारे बुलेट प्रूफ जैकेट अच्छी बनाते हैं, इनसे खरीद लो। आपको पता है पूरी रशियन आर्मी के जूते कहाँ से जाते हैं? हाँ, यूपी, बिहार, कानपुर, यूपी में कानपुर एंड वन मोर प्लेस इन बिहार। पूरा जूते नहीं, आगरा से नहीं, वो दूसरे हैं। हाँ, ठीक है। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड देयर इज कैपेसिटी विद इन दिस कंट्री, ठीक है सर। सोर्सिंग के लिए जो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई पहले हमको पता भी है लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि आजकल स्टार्टअप्स तो ऐसे खुलते हैं, इट्स नॉट इवन फनी, एवरी डे देयर आर स्टार्टअप्स ओपनिंग अप। तो ये जो सोर्सिंग का गफला है, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। हाउ डू वी इंटीग्रेट दिस, क्या इसके अंदर चैलेंजेस हैं और हाउ कैन वी मेक दिस बेटर? बहुत बहुत धन्यवाद आदि, आपने ये सवाल किया। जो चीज़ मैं बोलूँगा आप सब चौंक जाएंगे सुन के। देखिए, जनरल साहब जो है वो इन्फेंट्री से संबंध रखते हैं, अजय रैना जो हैं वो आर्टिलरी से यानी तोप खाने से संबंध रखते हैं, और मेरा काम जो है इन दोनों को अस्त्र शस्त्र कपड़ा लत्ता जो है पूरा मुहैया कराना। तो होता क्या है कि आजकल हो गया है, कपड़ों की लाइफ साइकिल हो गई है। कितने लोग यहाँ पर फौज से वाबस्ता हैं जो जानते हैं फौज के बारे में? मैं किसको सिखा रहा हूँ? आप सबको मालूम है कि कपड़ा लत्ता जो उसकी लाइफ होती है, उस लाइफ के बाद में ऑटोमेटिकली वो जवान को इशू हो जाता है। लेकिन बाकी जितनी चीज़ें हैं वो खर्च होने पर, ख़त्म होने पर जो होती हैं उसकी डिमांड रखी जाती है। अब डिमांड अगर रखी जाती है तो हम उसका प्रोक्योरमेंट करते हैं, उसको हम खरीदते हैं। खरीदने के लिए अलग अलग सोर्सेज हैं, क्योंकि फ़ौज की अपनी कोई फैक्ट्री नहीं है। अगर आप बोलते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फ़ौज की है तो माफ़ कीजिएगा, वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है, पर फ़ौज उसको नहीं चलाती, फ़ौज का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। बाहर हम लोग सब यही बात कर रहे थे और आदि भाई बहुत गुस्सा हो रहे थे कि बहुत आवश्यकता है कि ऐसी चीज़ के ऊपर हमारे सीनियर अधिकारी जो हैं वो जाके बैठे और इनसे काम लें। लेकिन मैंने उनके साथ में डील किया है, मुझे पता है कि उनकी खाल जो है, मैं कहता हूँ कि असम का गेंडा जो है वो शर्मा जाएगा, उससे कहीं अधिक मोटी है। अब मज़े की बात होती क्या है कि अगर कर्नल अजय रैना को अपने जवान के लिए मोजे चाहिए तो वो मुझसे बोलेंगे कि भाई मुझे जुराब चाहिए। अब कहने वाली बात है, तो जुराब जो अगर मैं फैक्ट्री को बोलूँगा जुराब बना के देने के लिए, आपको पता है वो फैक्ट्री के पास कितना टाइम है जुराब बना के देने के लिए मेरे लिए? हम तो जाते हैं, सीधा बाजार जाते हैं, देखा कौन सी है, उठाया, पैसे दिए, पेटीएम किया और वापस आ गए, यही करते हैं हम। लेकिन अगर मुझे कर्नल अजय रैना की यूनिट को जुराब सप्लाई करनी है तो मुझे वो फैक्ट्री वही जुराब जो है वो 48 महीने में बना के देगी। समझ रहे हैं? कौन 6 महीना लाइफ होगी उसकी या 48 महीने में बना कर देगी। तो मैं क्या करता हूं कि मैं कैलकुलेट करता हूं एडवांस में कि अजय रैना साहब की यूनिट में 100 जवान है, 100 जवान में से 25 जवान की जुराब जो है वो इस महीने ख़त्म हो जाएंगी, तो मुझे अपने लिए जुराबें उसके ऑर्डर देके उसके पास रखना है। उसके पास में एक और छूट है कि वो चाहे तो इस सप्लाई को वो डिले कर सकता है, और डिले करने के बाद में मेरे पास में कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि मैं उसको कुछ भी बाल भी बांका कर सकूं। तो ये स्थिति थी, परंतु खुशखबरी ये है कि इस स्थिति में थोड़ा सा बदलाव आया है और इन सब फैक्ट्रीज़ का थोड़ा बहुत निजीकरण किया गया है।
यानी पूरी सरकारी कंट्रोल से इनको हटाने का प्रयास किया गया है। तो जब मेरे लिए क्या था कि सपोज अगर ये पानी की बोतल अगर जनरल साहब की रेजिमेंट को चाहिए तो ये मुझसे बोलेंगे कि मयंक मुझे पानी की बोतल चाहिए, तो मेरा फर्ज क्या बनता है, सबसे पहले पानी की बोतल मैं कहाँ से बोलूँगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बोलूँगा कि भाई मुझे पानी की बोतल चाहिए। वो बोलेगा कि भाई मेरी क्षमता नहीं है, तो फिर मैं जाके लोकल मार्केट से ये बोतल ढूंढने की कोशिश करूँगा। अगर लोकल मार्केट में बोतल नहीं मिलती तो मैं विदेश से पता करूँगा। और विदेश में कैसे पता करूँगा, हमारी एम्बेसीज में डिफेंस अटैचे पोस्ट होते हैं, तो उन तक खबर जाएगी कि भाई पानी की बोतल की ढूंढ है। वो बताएंगे कि भाई किस देश में कहाँ पर अच्छी सस्ती पानी की बोतल मिल रही है, और फिर वो बोतल जो है उसका आयात करके वो जनरल साहब की यूनिट को दे दी जाएगी। प्रक्रिया इतनी लंबी होती है, इससे छोटी नहीं हो सकती, और जितना मैंने आपको बताया बहुत छोटी दिख रही है, इससे बहुत लंबी होती है। तो जब तक कि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ना नहीं कर देगी, मेरा हक नहीं बनता कि मैं मार्केट से जाके खरीदारी कर सकूं। हम लोग वाकई में जब पढ़ते थे इसके बारे में तो हमारा चैप्टर होता था कॉम्प्लेक्सिटीज इन प्रोक्योरमेंट। समझ रहे हैं, अगर मुझे सामान कुछ खरीदना है तो उसमें क्या क्या बाधाएं मुझे मिल सकती हैं, इसकी पढ़ाई भी हम करते थे। तो फिर हम रास्ता निकालते थे किस तरीके से इन बाधाओं को लांघ कर हम अपने जवान को सुसज्जित कर सकें, जिससे कि वो युद्ध क्षेत्र में पीछे मुड़ के ना देखे कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, जो कि हमने सन 62 के युद्ध में देखी थी। अगर जिनको 62 के युद्ध की याद है उनको पता होगा कि हमारे जवानों ने किस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में चीनियों का सामना किया था। तो हम उनके लिए कहीं पर भी नहीं थे। आदि मैं भावनाओं में बह गया और आपका प्रश्न जो है वो कहीं पर भूल गया। एक्चुअली आपने सोर्सिंग के ऊपर बड़ी अच्छी चीज़ बताई है, बट एक चीज़ आज है कि सोर्सिंग में कहीं ना कहीं एक फ्रीडम मिली है कि लोकल मार्केट से और इंडियन वेंडर से और आपके जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उसके साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो, जो पहले नहीं थी, राइट? बिकॉज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ही थी और कुछ था ही नहीं आपके पास। आज तो आपको अगर ड्रोन लेना है तो ठीक है, ऑर्डिनेंस से भी पूछ सकते हो, आपके पास 50 और प्लेयर हैं उनसे भी पूछ सकते हो, एंड आप कर सकते हो काम। जनरल सर, रैपिंग अप दिस डिस्कशन, मेरे को आपसे एक बड़ा सवाल पूछना है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर 2-3 मॉडल्स हैं आत्मनिर्भरता के। एक मॉडल हम देख सकते हैं अमेरिका का है, एक मॉडल देख सकते हैं चाइना का है, एक मॉडल है आपका रशिया का। इनके बड़े क्लियर ऑपरेशनल मॉडल्स हैं जिन्होंने अपने आप को सेट करा है कि हम हमारा काम ऐसे करेंगे। बाय द वे, अमेरिका में इफ़ यू थिंक, अमेरिका में एक वो है, देयर इज अ मूवी ऑन दिस, ठीक है? एक ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल है, उस पे उस फाइटिंग व्हीकल, वो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर होता है ना जो इधर उधर बेसिकली ट्रूप्स को लेके जाने के लिए, दैट उसकी डेवलपमेंट में $2 बिलियन लगे थे। $2 बिलियन। क्यों? गाड़ी तो $100 मिलियन की पूरा डेवलपमेंट हो गया था 100 बिलियन के अंदर, बट उसमें देवर 4 जनरल्स, 53 कर्नल्स, 200 मेजर्स who were, ठीक है? तो पूरा वो पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट था। तो ये भी मॉडल है। चाइना के अंदर भी एक मॉडल है जहां पर इतनी करप्शन है। So there are issues, okay? How do we take the best from these models, sir, and create our own? Yeah, best. How much time do I have? 10 minutes? Okay. देखिए, एक हम प्रोसेसेस को, मैंने भी स्टार्ट में बोला था प्रोसेस हमारी मुश्किल है। प्रोसेस इसलिए होती है कि करप्शन न हो, राइट? बट जब ये प्रोसेस बहुत एम्बेड हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यही करप्शन का कारण हो जाती है, और ये करप्शन इसी से स्टार्ट होती है। तो प्रोसेस इतनी कर दो तगड़ी ताकि अब आपकी और करप्शन होती चली जाए। सो चैलेंज इज करप्शन। सेकेंड, एक बहुत बड़ी मिथ्या ये है कि जब ये 2% GDP का पैसा हम डिफेंस में देते हैं तो ये फ़ौज में चली जाती है और फ़ौज में खपत हो जाती है। जब तक हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे, रोड बनती है लेह लद्दाख से लेकर के पंगोंग सुक तक के लिए, उस रोड के ऊपर आर्मी की जो गाड़ी चलती है वो मेरे ख्याल से दिन में अगर 50 गाड़ियाँ चलती हैं तो कम से कम 5000 गाड़ियाँ सिविल की चलती हैं। जब तक हम ये सोच नहीं निकालेंगे कि जब ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे जो वैल्यू ऑफ मनी है वो देश के लिए है, और यही नहीं,
5,000 जब गाड़ियाँ आती हैं और उसके अंदर हर एक गाड़ी में 4 लोग बैठे हैं, तो 20,000 लोग वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने जियो टैग किया। तो जो वो इलाका चाइना क्लेम करता है, उस जियो टैगिंग से वो इलाका अभी हमारे देश के लिए शुरू होता है। प्रोग्रेस चलता है, वहाँ पे टावर लगते हैं जो 10 साल पहले या 5 साल पहले आप अगर बॉर्डर पे जाएं तो चाइना का जो टावर होता था वो ज़्यादा स्ट्रांग होता था और हमारे मोबाइल को कैच करता था। धीरे धीरे जब प्रोग्रेस होगी और प्राइवेटाइजेशन से वो वहाँ जाएगा तो एक अलग मिसाल। सो इट एड्स वैल्यू टू मनी। प्राइवेटाइजेशन, रेस्टोरेंट्स, बिजनेसेस, वो टैक्सियाँ जो लेके जा रही हैं लोगों को घुमाने के लिए, रोड ही नहीं बट उस चीज़ से कितने फ़ायदे हो रहे हैं हम इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते। एक फैक्ट्री सेटअप होती है, जैसे कानपुर के अंदर, अब मैं आज किसी को बता दूं कि जो क्लोथिंग फैक्ट्री है हम उसको वहाँ से निकाल देंगे, बवाल हो जाएगा। क्यों बवाल हो जाएगा? क्योंकि देयर इज एन होल इकोसिस्टम, ट्रेन, बस, रहना, राशन पानी, घर, तनख्वाह। हम इसकी बात नहीं करते। हम ये बोलते हैं कि ये 2% GDP चला गया, वो तो पानी के अंदर चला गया। जी नहीं, हर एक पैसा जब इस्तेमाल होता है कहीं भी, खासतौर से डिफेंस के अंदर, 7 टाइम पैसा उसका चलता है चारों तरफ लोगों को चलाने के लिए। जब तक हम इस चीज़ से निकल करके बाहर में बात नहीं करेंगे तब तक हम ये समझेंगे नहीं और हम बार बार बाहर से आने वाली चीज़ के ऊपर इस्तेमाल लेंगे। मैं 2-3 एग्जाम्पल, इन्होंने पूछा सवाल कि कौन सा मॉडल अच्छा होना चाहिए। कोई भी जो मॉडल चलेगा हमारे देश में वो हमारे देश का मॉडल चलेगा, विदेशी मॉडल कोई भी सही नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि हमारे देश की करप्शन यूनिक टाइप की करप्शन है, हमारे देश की प्रोसेसेस अलग तरीके की हैं, हमारी पॉलिटिकल कंपल्शंस अलग तरीके के हैं, हर चीज़ अलग है, इसलिए हमको अपना एक मिक्स एंड मैच मॉडल लगाना पड़ेगा। चाइना ने क्या किया? चाइना वाज 40 इयर्स बिहाइंड वेस्टर्न वर्ल्ड। 30 साल के अंदर वो कैसे जंप स्टार्ट करके आ गया है। जैसे ही उसको एक लिंक मिला किसिंजर के विजिट के बाद में 71 के अंदर, उन्होंने बड़े क्वाइटली कई चीज़ें करी। और वो चीज़ क्या हम कर सकते हैं? ये कई चीज़ें, सिंपल चीज़ें हम कर सकते हैं, मगर उसके लिए एक थोड़ा सा पॉलिटिकल और एक हमारे सिविलाइजेशन, सोशल प्रेशर सिस्टम होना चाहिए। उन्होंने अपने बेस्ट बच्चे सेलेक्ट करे, उनको इंग्लिश पढ़ाई और उन्होंने उनको विदेशों में भेजा पढ़ने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियंस गो आउट टू वर्क फॉर मेक अमेरिकन, इंडियन मिलियनेयर्स मेक अमेरिकन बिलियनेयर्स, राइट? वो उन्होंने क्या किया कि यार तुम जाओ और वापस आओ, हम तुमको पूरी सहूलियतें देंगे, R&D के लिए सब कुछ है। वी विल फेल मल्टीपल टाइम्स। और R&D जब बताते हैं तो आपको 7 टाइम 10 टाइम जब आप फेल होंगे तब आपको सक्सेस मिलेगा, और उसमें पूरा स्टेट सपोर्ट चाहिए होता है। उन्होंने वापस लोग बुलाए। दूसरा उन्होंने काम किया, एक हमारी बड़ी फिलॉसफी है कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम ये मुझे बहुत बुरा लगता है ये बोलते हुए कि हम बहुत अच्छे लोग हैं। यू मे बी नाइस बट यू डोंट हैव टू बी गुड। चाइना ने क्या किया कि पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग करी हर सामान की। आपको पता होना चाहिए, चाइना ही नहीं करता, हर एक करता है। हर एक आदमी ये चाहता है कि सुखोई 30 गिरा है, उसको उठा करके हम अमेरिका में ले जाएं, उसको हम मेंबर करें, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको अच्छी बनाती हैं हम सीखें, एंड देन वी विल रिवर्स इंजीनियर एंड मेक इट बेटर देन दैट। हमारे देश में हमने वो सोचा नहीं, हम नहीं कर सकते भाई, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हम तो अपना ही बनाएंगे, अपना ही खाएंगे, अपना ही पकाएंगे, जैसे होगा नहीं बगा तो नहीं, कोई बात नहीं, भगवान हमारा देखभाल करेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे भगवान कई हैं वो देखभाल नहीं करते, वो बताते हैं आपको कैसे करना है। सो चाइना ने रिवर्स इंजीनियरिंग करी तकरीबन हर चीज़ के लिए, और उन्होंने धीरे धीरे ये मॉडल अप्लाई करके लोअर मैन्युफैक्चरिंग से मिडिल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर अभी वो हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चल रहे हैं, जो नीश टेक्नोलॉजी की तरफ चल रहे हैं। एंड दैट इज हाउ दे हैव बीन एबल टू गेट अहेड ऑफ द वेस्ट टुडे। सो एक मॉडल ये है, यू डोंट हैव टू फॉलो 100% दिस मॉडल, बट डेफिनेटली जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की बात करी इस गवर्नमेंट ने आने के बाद में, उन्होंने बोला भाई हम तो खरीदेंगे, आर्मी को हुक्म मिल गया, तीनों सर्विस को हुक्म मिल गया, हम तो बाहर से खरीदेंगे नहीं, पीरियड। बहुत दुनिया रोई, बिलबिलाई, सब कुछ हुआ, बट धीरे धीरे करते हुए एक इकोसिस्टम तैयार हो गया, जो अभी कर्नल रैना ने बताया कि आज जब सिंदूर हुआ तो हमारे कई यंग बच्चे हमारे साथ में आगे फॉरवर्ड एरिया में थे और हमारे साथ में काम कर रहे थे, क्योंकि बैटल टेस्टिंग चल रही थी। जहां चाइना अपनी बैटल टेस्टिंग इक्विपमेंट चाइना के पाकिस्तान के थ्रू कर रहा था, वहां हमारे बच्चे अपने सिस्टम को टेस्ट कर रहे थे और आर्मी के साथ लग करके और एयरफोर्स नेवी के साथ लग के काम कर रहे थे। सो ये शिफ्ट हो रहा है। वी आर अगेन आई एम सेइंग वी आर 3-4 डिकेड्स बिहाइंड, मगर क्या ये हम प्रोसेस को तेज कर सकते हैं? हम तेज कर सकते हैं बाय यूजिंग द चाइनीज मॉडल एंड बाय यूजिंग द अमेरिकन मॉडल। व्हाट इज अमेरिकन मॉडल? अमेरिकन मॉडल का सिस्टम ये था कि जो चीज़ जहाँ से सस्ती मिले, नाइकी का जो कपड़ा है
टी शर्ट है वो यहाँ बनती है 100 रुपए की बनती है, हमें वापस आकर के 2000 या 3000 रुपए ब्रांड के नाम पे बिक जाती है, राइट? सो दे हैव यूज्ड दिस मॉडल फ्रॉम यूजिंग द चीपेस्ट पॉसिबल सिस्टम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड मेकिंग इट, उनके पास लेवरेज है। हम भी कुछ किस्म से इस चीज़ को कर सकते हैं, बट उसके लिए एक बहुत ब्रेक करना पड़ेगा। मैं जब से रिटायर हुआ तकरीबन 1.25 साल हो गए मुझे रिटायर हुए, मेरे पास में बहुत इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनीज, इजरायलीज, अमेरिकन सब आए हैं, सबके ईमेल आते हैं, फ़ोन आते हैं, आप हमारे साथ चलिए, पैसा भी मिलेगा बट हमको गाइड कीजिए। समवेयर हमारे देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन की तरफ या प्रॉफिटरिंग की तरफ या कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ एक बहुत बड़ा, स्पेशली आर्मी के अंदर, आर्मी और एयरफोर्स नेवी में एक बहुत नेगेटिव सिस्टम है। और मैं आज तक कभी भी रेजिस्ट करता हूँ कि नहीं भाई मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो ये सब आपके लिए काम नहीं कर सकता ऐसे। जब तक हमारे जैसे लोग हम इनकरेज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग तो बहुत पुराने एज के हैं, तो हमारे को जैसे अजय राणा ने बता दिया ना 50 साल में रिटायर हुए, 10-12 साल काम करने की उम्र है, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि आप काम करना बंद कर दो, साइड में हो जाओ, आप तो 62 के हो गए। इन्होंने अपने लिए रास्ता खोल के रखा है काम करने के लिए। सो यू नो हमारे जो माइंडसेट है वो चेंज नहीं हो सकते, बट जो नई जनरेशन ऑफ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ऑफिसर्स हैं, इनको पता है क्या चाहिए। जब तक हम इनको ये नहीं एनकरेज करेंगे, द ब्रिलियंट चैप मस्ट लीव एंड गेट इनटू द प्राइवेट सिस्टम, सो दैट जो एक नीट उसको फैसिलिटेट, हमारे कितने बच्चे हैं एमटेक हैं, बीटेक हैं, हाईली क्वालिफाइड, दे आर टॉपिंग इन आईआईटीज, राइट? हमारे जो लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर्स हैं वो 30-35 साल की उम्र में आईआईटी में जाके एमटेक करके दे गेट द डिग्रीज, टॉप डिग्रीज आउट फ्रॉम देयर। इतने क्वालिफाइड हैं, ये हमारे सिस्टम में रह करके वेस्ट हो जाते हैं। इनको इनकरेज करो ताकि वो एक इकोसिस्टम बने, और उस इकोसिस्टम के अंदर जो नीड ऑफ, हमको क्यों बताना है, प्राइवेट इंडस्ट्री शुड कम आउट, व्हाट अमेरिका डज। वो ये बताती है कि लड़ाई 10 साल के बाद, 20 साल के बाद में ये लड़ाई का मुद्दा है, आज हम ये बनाएंगे और 10 सिस्टम बनाएंगे, 9 फेल हो जाएगा, एक आपके काम आएगा। सो दे हैव अ रिवर्स सिस्टम, दे गॉट अ नेट असेसमेंट सिस्टम जो 10-20 साल आगे की लड़ाई के बारे में सोचता है, और उनके हजारों लैब्स उसके ऊपर काम करना शुरू करती हैं, वो करती रहती हैं, उसमें से कई फेल हो जाती हैं, मगर जो सक्सीड होती है, और उसको कौन लीड करते हैं, उसको लीड करने वाले जो यूनिफॉर्म सिविलियन जो अंडरस्टैंड करते हैं नेशनल सिक्योरिटी को, उसको लीड करते हैं। जब आप ये इकोसिस्टम में चलेंगे और ये समझेंगे कि देश के अंदर डिफेंस एक्सपेंडिचर इज नॉट अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसमें जो 10 फेल भी होंगे वो 10 कोई ना कोई सिविल ड्यूअल यूज की रिक्वायरमेंट के लिए सामान निकालेंगे, इट विल गो आउट, एंड दैट इज व्हाट अमेरिका डज। दे पिक अप दिस सिस्टम एंड दे से कि ये यार 10% आर्मी के लिए चलेगा, बट इसका हम 90% इस्तेमाल, जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट वॉज फॉर मिलिट्री यूज बट इट बिकेम अ सिविलियन यूज, तो उसका सिविलियन यूज में कहाँ काम चलेगा, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। जब तक ये सोच हमारी ब्रेक नहीं होगी, मेरे जैसे रूढ़िवादी लोगों की सोच ब्रेक नहीं होगी कि हमें सिविल के साथ में मिल करके हमें अपने देश की डिफेंस इंडस्ट्री ही नहीं, बस उसके साथ में सिविल ड्यूअल यूज की इंडस्ट्री को आगे चलाना है और ऐसे सेल करना है। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। जब पॉलिटिशियन को समझ में आ जाएगा, अमेरिका के अंदर लोग जो सेनेटर्स बनते हैं, जो सेनेट के लिए आते हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, वो सिर्फ जॉब और डिफेंस इंडस्ट्री जॉब्स के ऊपर आते हैं। जब हमारे यहाँ ये सिस्टम शुरू हो जाएगा कि तुम जब तक ये फैक्ट्री यहाँ लेकर के नहीं आओगे तब तक हम तुमको नहीं देंगे, हम तो फ्री के लिए चलते हैं ना कि सस्ता मिलेगा, फ्री मिलेगा, क्या मिलेगा, कास्ट और ये डिवीजन, जब तक हमारे देश के अंदर ये सिस्टम नहीं शुरू होगा तब तक थोड़ा सा मुश्किल है। बट ये इनकरेजमेंट करना है, ये आप लोगों को बात करनी है, आप लोगों को चीज़ें चलना है। सो देयरफॉर दैट इकोसिस्टम हैज टू कम आउट व्हिच इज अ मिक्स सिस्टम ऑफ व्हाट चाइनीज हैव डन टू जंप स्टार्ट, राइट, एंड गेट अहेड, and to use the American system also of political leverage and जो बंदे expert हैं who are heading OFBs, people who are heading OFBs and such like institutions are bureaucrats who don't understand and who don't care, right? But I care. जब मैं अगर किसी जगह पे हूँगा as a head of an organization, जब मेरे 4 जवान और ये कर्नल रैना साहब मुझसे मुस्कुराते हुए पूछेंगे, और हम लोग बहुत ब्लंट हैं, और भाई क्या हो रहा है हमारे देश के लिए, क्या कर रहे हो, आपके पास तो सामान नहीं आ रहा, देन आई विल बी एग्ड ऑन, बिकॉज हमने अपनी ज़िंदगी में प्रॉफिट नहीं देखा, हमने अपना फ्यूचर नहीं देखा, हमने अपनी ज़िंदगी और अपने जवान की ज़िंदगी देखी है। सो मे बी यू रिक्वायर टू टेक आउट दिस पीपल जो इतने दिनों 4 साल देश की सेवा में लगे रहते हैं, उनका जो दिमाग है उसका इस्तेमाल हो। 40 साल के बदले में उनको 20 साल में इंकरेज करो कि आप बात छोड़िए और हमारे देश की
एक डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर विच कैन बी फॉर ड्यूअल यूज, उसके अंदर चलाइए। जब तक ये शर्म नहीं हटेगी हमारे पास से, तब तक ये थोड़ा मुश्किल होगा। Just, yeah. The only thing I just want to also tell is कि at the national security, कई बार national security, मैं अभी बाहर ही बात करता, लोग ये सोचते हैं it is only about defense. Defense is not only that, diplomacy is. अगर हमारा ब्रह्मोस फिलीपींस को बिकता है, जैसे फ्रांस जब रफेल बेचता है और हमको एक वोट फ्रांस का मिलता है क्योंकि हमने उससे खरीदा, और उसके पास भी हमारा एक वोट जाता है क्योंकि उसको मालूम है कि उसके पास कई टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो हमारे रफेल के बारे में कंट्रोल करती हैं। आगे फ्यूचर मॉडर्नाइजेशन हमको अपग्रेड करना है तो हमको उनके पास जाना पड़ेगा। ये कि जो म्यूचुअल कनेक्शन है डिप्लोमेसी का, राइट, इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर, जब तक आपका सामान नहीं बिकेगा तब तक होगा नहीं। तो अगर फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस बेचा है, वैसे हम इंडोनेशिया को बेचेंगे, कहीं और बेचेंगे, तो एक हमारी जो एक लेवरेज है वो हमारी लेवरेज बाहर जाती है। तो अगेन जस्ट लुक एट इट, डिफेंस इंडस्ट्री इज नॉट अबाउट 2 GDP बीइंग स्पेंट, इट इज ऑल अबाउट लेवरेज, इंफॉर्मेशनल। ऑप सिंदूर के अंदर ब्रह्मोस ने मरियम बंकर को देखते हुए अवॉइड करके, जैसे राणा जी चाहते थे, शुक्र है वो सिर्फ एयरफोर्स बेस के ऊपर गया। जब वो पिक्चर आती है तो आप देखिए हमारे देश की जो एक इज्जत है वो कहां से कहां पहुंचती है। एवरीबडी इन द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कि 81% ऑफ चाइनीज इक्विपमेंट हैज फेल्ड अगेंस्ट द इंडियन सिस्टम्स व्हिच आर अप्लाइड, राइट। तो ये जब सेलिंग पिच होता है और आपकी क्वालिटी बाहर जाती है, आपका इक्विपमेंट और हथियार के बारे में डिमांड होती है, हमारी ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को एनेबल एम्पावर करना चाहिए कि हमारे जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो बाहर जाए और हमारे इंडियन सामान को बेचे। जैसे कि अमेरिकन चाइनीज की जो डिप्लोमेटिक सिस्टम्स हैं वो अपने सामान को हमारे यहाँ पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, शाइनी, ग्लिस्टनिंग, ब्यूटीफुल, ठीक है। वही चीज हमारे भी। तो ये जब तक दिमाग से नहीं निकलेगा कि नो नो आई एम अ डिप्लोमैट, आई एम अ ब्यूरोक्रेट, आई डोंट गेट इनटू, नो, एवरीबडी हु इज आउटसाइड वर्किंग वो माँ भारती के लिए काम करता है। जब वो सोच चलेगी तब हमारी जो इंडिजनाइजेशन और आत्मनिर्भरता की बात है वो चलेगी। आज ये पहली बार दिस गवर्नमेंट, आई एम नॉट फॉर बीजेपी और एनी गवर्नमेंट, आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल अ पिच, बट मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि डंडा है बिल्कुल। Every bureaucrat is today talking of what they can sell, not only in commerce, economy and everything, but they are now pitching for Bharat. And that has to continue and much more has to be done. थैंक यू सर, दैट वाज वेल सेड। जो मैं मूवी आपको रेफर करा था अमेरिका के ऊपर, मैंने एक मूवी के बारे में बताया था जिसमें करप्शन है, इट्स कॉल्ड द पेंटागन वॉर्स। देखिएगा इसको, इट्स रियली फन टू वॉच एंड आपको दिखेगा कि सिस्टम इट्स टेरिबल ऑल अराउंड द प्लेस, बट हमको एज सर सेड वी हैव टू टेक द बेस्ट ऑफ व्हाट वी कैन। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ बिफोर आई क्लोज। बहुत लोग मेल्स लिखते हैं कि सर मेरे पास एक है, मैं क्या करूँ। एक कंपनी है, एक नहीं मल्टीपल कंपनीज है, बट आई टेल यू अबाउट दिस वन कंपनी। इसका नाम है ब्रावकोर, ठीक है, BRAVECORE, ओके। ये कंपनी के पास एक स्टार्टअप कैपिटल था। बाय द वे दिस इज 2 रिटायर्ड नेवी कमांडर्स सर। इनके पास स्टार्टअप कैपिटल था। आज भारत में इतनी सारी स्कीम्स हैं मेक इन इंडिया की, इतनी सारी स्कीम्स हैं फ्रॉम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टू मेनी अदर थिंग्स। ये लोगों के पास 100% गवर्नमेंट फंडिंग है अभी इस टाइम पे। दिस इज अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। टू अ पॉइंट बोथ ऑफ देम टोल्ड मी वन थिंग कि सर ऐसा है यहाँ पर तो वी हैव गॉट एवरीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट ने इनको बोला है कि भैया टिल द टाइम यू डोंट यू नो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती, डोंट वरी, वील सपोर्ट यू, आप काम करो। एंड उनका पहला प्रोजेक्ट आज लॉन्च हो रहा है आजकल में दिल्ली मेट्रो के अंदर। इट्स अ रोबोकॉप, ओके। इट इज अ स्टैम्पीड प्रिवेंटर, इट इज टू क्राउड कंट्रोल सिस्टम, वो ऑटोमेटिक AI ड्रिवन क्लाउड कंट्रोल सिस्टम। इन्होंने अपने आप उसका पूरा कोड लिखा है, एवरीथिंग दे डिड ऑन देयर ओन, एंड द गवर्नमेंट इज फंडेड देम। तो इकोसिस्टम भी बन रहा है। देयर आर चैलेंजेस दैट व्हाट इज बीन शोन हियर। मॉडल्स के बारे में हमने बात करी है, सोर्सिंग के बारे में बात करी है, वेपन्स के बारे में बात करी है, ऑपरेशंस के बारे में बात करी है।
So I think we've covered. Okay, Colonel Raina wants to say something. एक दो चीज़ें हमें समझनी चाहिए. हम टीओटी की बड़ी बात करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी. टीओटी दो लेवल पे होती है. एक होता है मैन्युफैक्चरिंग लेवल, कि आपने अपने देश में बैठ के एक डेवलप किया, पूरा उसके ब्लूप्रिंट बनाए और हमारे एचएएल को पकड़ा दिया कि आप बनाना शुरू करो. तो उसमें क्या होता है कि आपको ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई है, लेकिन आपको उसका भेद नहीं पता. और एक टीओटी होता है डिज़ाइन लेवल पे. जब चीज़ डिज़ाइन हो रही है अपने पेरेंट कंट्री में, वो उस पर क्या हिट एंड ट्रायल कर 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 करके जो प्रोसेस चल रही है, अगर आपको वो समझ आए तो जब वो टीओटी आपके पास आएगी तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो. तो ये फैंसी वर्ड्स कई बार हम सुनते हैं. तो टीओटी का ये भी एक शिफ्ट अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि अभी तक हम खुश होते थे कि किसी किस्म की टीओटी मिल जाए, 60% 70%, चलो ठीक है, पेंट वेंट हम खुद करके करते थे. अभी टीओटी फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग से टीओटी टू ऑफ डिज़ाइन, वो एक डेवलपमेंट है जो अब आप आने वाले दिनों में देखोगे. और उसमें फिर हमारा जो दिमाग जो हमारा ब्रेन ड्रेन हुआ है, उसका वो एक रिवर्स ब्रेन ड्रेन भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. वो सिस्टम ऑफ कोर्स दूर है. दूसरा एक पॉलिटिकल आपको बैलेंस भी देखना पड़ेगा कि सबसे बढ़िया जो जनरल साहब ने कहा, इसको अब लेटरल इंडक्शन जो आईएएस में ट्राई की थी सरकार ने और 24 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ गया, वो एक बहुत अच्छा रूट है. इनफैक्ट आज जनरल साहब यहाँ बैठे और ये इनको अच्छी शर्म आएगी अगर किसी प्राइवेट कंपनी के लिए काम करेंगे. हमारे दिमाग में चीज़ डाली गई है कि अगर आप फौज में रिटायर होकर किसी प्राइवेट प्लेयर के लिए काम करते हो जो पिच करता है फौज को वापस, तो आप बेसिकली उनके लिए एक एजेंट का काम कर रहे हो. इसको ऑनरेबल करने का सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि आप उसको लेटरल इंडक्शन जो सरकार ने सोचा है, वो अगर हो जाता है, वो इस पर पॉलिटिकल कंपल्शन था. हम लोग वोटिंग के टाइम पे छुट्टी चले गए वीकेंड बनाने के लिए, और जो रिज़ल्ट आया वो आपके सबके सामने है. तो अभी सरकार भी मजबूर है. तो हमारी एक छोटी छोटी चीज़ देखिए, जब आपको कहेगा इसका क्या रिलेशन है, अगर एक मजबूत सरकार होती है तो इंडक्शन होती है, तो शायद हमारे आईएएस ब्यूरोक्रेसी का जो हमारी कुछ कंप्लेंट्स हैं कि उसमें जो उनको स्किल लेवल या इंटरेस्ट लेवल है ही नहीं. आप एक ब्यूरोक्रेट आज वो है वो टूरिज्म को डिपार्टमेंट में हेड बन रहा है, कल उठ के वो कल्चर में चला जाता है, परसों उठ के इंडस्ट्री में चला जाता है, उसको सब पता है, मतलब भी कुछ नहीं पता. तो इसको भी अगर हमने करना है तो. और लास्ट चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एक जो शत्रुबोध हमारा जो मेन थीम है, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी अच्छी मैगज़ीन हुआ करती थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा बिकॉज अनएथिकल होगा. एक ही डिफेंस मैगज़ीन थी बहुत अच्छी, अगर आप कभी सर्च करेंगे तो इंडिया की टॉप उसमें आती है. 3 लफ्ज़ का उसका नाम है. वो उनकी जो पेरेंट कंपनी, उनके कुछ फैमिली में इश्यूज़ हो गए, बड़ा अच्छा पब्लिकेशन थी वो बेची गई एक भारतीय को. एक भारतीय ने अपनी कंपनी दूसरे को बेची. जिसने खरीदी, अगर आप उनको यूट्यूब पे फॉलो करोगे तो आपको लगेगा कि इनसे बड़ा देशभगत कोई नहीं है. उन्होंने उस कंपनी का जो वर्टिकल था मैगज़ीन का, वो पाकिस्तानी को बेच दिया. तो अब देखो उसके इम्प्लीकेशन. अभी जो लोग लिख रहे हैं उस मैगज़ीन के लिए, उनको तो पता ही नहीं है कि वो किसी पाकिस्तानी के लिए लिख रहे हैं. दूसरा, वो मैगज़ीन का सारा कंटेंट जो है ऑनलाइन पड़ा हुआ है. तो अगर मैं उसका मालिक हूँ और मैं पाकिस्तानी हूँ, एक जनरल साहब ने आर्टिकल लिखा ऐसे 10 साल पहले भारत के बारे में, अच्छी चीज़ें लिखी, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने उसकी जगह 2 लाइन चेंज करनी है. आप एज ए इंडियन उसी डिफेंस मैगज़ीन की उस प्रेस्टिजियस पब्लिकेशन के एक जनरल साहब का लिखे हुए आर्टिकल को रेफ़र करोगे तो उसमें नैरेटिव में ट्विस्ट हो जाता है. नैरेटिव चेंज होता है ना, वो सच्चाई अगर ऐसी है तो नैरेटिव ऐसे नहीं होता, वो हल्का हल्का सा होता है, हल्का हल्का सुरूर जिसको कहते हैं, पढ़ने वाले को पता ही नहीं चलता. तो ये भी हमें समझना चाहिए अवेयरनेस. अब कुछ कंपल्शन है कि मैं नाम नहीं ले रहा, अगर आप नेट पे जाएंगे तो आपको आ जाएगी. नहीं इस आई मीन आप मधुकेश्वर जी का एक ट्वीट पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा. तो कहने का मतलब ये है कि इतने चैलेंजेस हैं और हमारा जो इसमें रोल है, हमारा अवेयरनेस का कितना फ़र्क पड़ता है, ये कुछ इश्यूज़ हैं जो इसलिए होल ऑफ नेशन अप्रोच जो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम सरकार कहती है कि वो लड़ाई हम फौज ने तो लड़नी है, घर के बैठे अंदर बैठ के आपने भी लड़नी है, अपने इस मोबाइल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लड़नी है, उसके बारे में बात करके लड़नी है. तो ये दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू ऐड. थैंक यू. जी, इट्स बेसिकली द लिंक सिस्टम सर, और कुछ नहीं है. वो लिंक सिस्टम होता है जिससे आपका, अगर ये आईफोन है, मेरे को आईफोन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा डालना है जो इस आईफोन के अंदर नहीं है, तो उसका एक कोड होगा, मेरे को कोड पता होगा, मैं कोड लगाऊंगा एंड आई कैन डू दैट. सो दैट्स हाउ इट इज़. वो आप भी जैसे आपने ब्रह्मोस दिए है फिलीपींस को, आप भी सोर्स कोड नहीं देते किसी को. सोर्स कोड्स 3 तरह के होते हैं. वन आर ऑपरेशनल सोर्स कोड्स विच आर गिवन,
एक प्रोग्रामिंग सोर्स कोड्स होते हैं जो कई लोग नहीं देते हैं, कई लोग दे देते हैं, और एक मिडिल सोर्स कोड्स होते हैं जिसके अंदर आप वेपन्स इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो कई लोग वो भी देते हैं, कई लोग वो भी नहीं देते हैं। तो दैट्स हाउ इट इज़। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात हुई कि मैंने यहाँ पर ना कुछ बोतलें सेट करके रखी थी, और जनरल साहब ने मुझे बोतलें सेट करने के लिए प्रेरित किया, अपनी बात जो कही, और जब उन्होंने अपनी बात ख़त्म की तो उनमें से एक बोतल उठा के पानी पी गए। तो मेरा पूरा प्लान जो था वो चौपट हो गया वो। तो सर, थैंक यू सर। सर ने बात की थी ब्रह्मोस की, और किस तरीके से ब्रह्मोस ने काम किया था। तो मैं सबको एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे कि आपको पता लगेगा कि हमारे देश के साइंटिस्ट जो हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, और हमने कैसे अचूक अस्त्र का निर्माण किया है। और ब्रह्मोस इंडोनेशिया, फिलीपींस नहीं, टोटल 22 देशों ने दरख्वास्त रखी है सरकार के ऊपर कि हमें ये मिसाइल आपसे खरीदनी है। अब तक बहुत नेगेटिव चल रही है, आप पॉजिटिव की बात करते हैं। तो ब्रह्मोस की खास चीज़, ब्रह्मोस पढ़ाता था मैं स्टूडेंट्स को, तो बताते थे कि भाई 500 किलोमीटर उसकी मार है। तो 500 किलोमीटर अगर ब्रह्मोस मार कर सकती है, तो जहाँ टारगेट पे, अगर ये टारगेट सेंटर में है, तो कितने दूर के घेरे तक वो बाहर जा सकती है। यानी कि हद से हद ब्रह्मोस जो है कितने किलोमीटर दूर पर जाके गिरेगी टारगेट से। किसी का भी कोई उत्तर है, बता दीजिए। 10 मीटर्स, 1 मीटर, 1.5 मीटर्स, हाफ अ मीटर 1, हाफ अ मीटर 2, हाफ अ मीटर 3। सो हाफ अ मीटर का जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तालियां बजाइए भाई साहब। अब जरा सोचिए, 500 किलोमीटर यानी कि यहां से दिल्ली से भी पार जाएगी। 500 किलोमीटर की दूरी पर वो मिसाइल मार कर रही है, और एरर कितना आ रहा है? आधा मीटर, यानी कि केवल इतना। इसको कहते हैं सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी अगर मैं इसको एम करके मारूंगा तो वो हद से हद यहां गिरेगी। तो मैं मजाक में कहता हूं कि अगर मिसाइल की चाह है तो वो आसिम मुनीर के बेडरूम की विंडो के अंदर जाके बोलेगी, हेलो, हाउ डू यू डू। ये अचूक मारक क्षमता जो है आपकी सैन्य शक्ति के पास में इस समय मौजूद है। आपकी छाती 56 नहीं, 58 नहीं, वरन 60 इंच की होनी चाहिए। आपने फोटो देखी होगी मरकज सुभान अल्लाह की। एक था जिसमें कि 4 डोम दिखाए गए थे, जिसमें से 3 डोम में छेद था। तो हमारे मारने वालों को मालूम था कि बिल्डिंग का सबसे कमजोर पोर्शन होता है उसका डोम। तो डोम का निशाना लेकर 3 प्रक्षेपास्त्र जो हैं उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि 10 बजे उस बिल्डिंग से बाहर चला गया। वो आपने फोटो में देखा होगा, डोम के बिल्कुल सेंटर में जाके अंदर छेद हुआ है। बहुत मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल अचीव किया है। और वो जगह जो थी वो करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर थी। तो आपको गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसे साइंटिस्ट मौजूद हैं, हमारे देश में ऐसे योद्धा मौजूद हैं, इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 2 बात, मेरी एक इजरायली डिफेंस एक्सपर्ट से बात हो रही थी, तो उसने बड़ा त्योरिया चढ़ाकर तैश में बोला कि हमने ना इस बार अपने युद्ध में बहुत कम पैसे में ईरान के ड्रोन्स वगैरह गिराए हैं। मैंने पूछा कितना खर्च किया तुमने एक ड्रोन गिराने में? तो कहता है $2। $2 कितने होते? 85 को 2 से गुणा किया तो, हाँ जी, 170 रुपये। तो चूंकि मेरा काम है असला, गोला बारूद, साज सामान खरीदना, तो एक हम रेट बोलते हैं उसको, पीवी रेट बोलते हैं, परचेज वैल्यू। यानी कोई भी सामान खरीदेंगे उसका एक रेट होता है। हमारे यहाँ गोली भी जो आती है उसका भी रेट निर्धारित किया जाता है। तो उसको मैंने बोला, भाई तूने 170 रुपये में ड्रोन गिराया, बड़ा महंगा सौदा है। आपको पता है भारतीय सेना ने एक ड्रोन कितने रुपए में गिराया है? गेस कीजिए, कौन बनेगा करोड़पति? रुपया भाई साहब, रुपया। हाँ जी, कितना? 50 रुपीज। वेरी गुड, तालियां बजाई दीजिए। तो आप ये देखिए कि अजय रैना के जो जूनियर थे, क्योंकि ये आर्टिलरी से संबंध रखते हैं और एयर डिफेंस आर्टिलरी ने उसमें काम किया है, तो इनके जूनियर्स ने, जो इन्होंने ट्रेनिंग उनको ऐसी दी है कि बेटा 50 रुपए में तुम हजारों रुपए की चीज को नीचे गिरा दोगे।
तो आपकी सेना अगर काम करती है तो वो ये ध्यान रखती है कि भारतीय नागरिक के जेब का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो कोई अगर खड़ा होकर बोलता है कि सेना पैसा बर्बाद करती है तो उसके मुंह पर ये तमाचा मारिएगा आप। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो देश की रक्षा जो है उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, परंतु अगर कोई इस बात पर उतर आए तो उसको जवाब ये दीजिएगा, और अगर आपसे जवाब ना बन पड़े तो उसको मेरा फ़ोन नंबर दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कहने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, एक और पैसे की बात चली थी यहाँ पर, पैसे की बात चली थी। एक आईटेक स्कीम है जिसकी बात जनरल साहब ने भी की थी, रैना साहब ने भी की थी। उसमें 1.5 करोड़ रुपए मिलता है स्टार्टअप को काम करने के लिए, और अगर आपका प्राइम प्रोजेक्ट है तो सरकार आपको 10 करोड़ रुपए देती है उस पर काम करने के लिए। तो कोई बच्चा आपका अगर है जो कि सेना से संबंधित कोई भी चीज़ का निर्माण करना चाहता है, स्टार्टअप सेटअप करना चाहता है, तो इस स्कीम का वो फ़ायदा उठा सकता है। एमएसएमई के लिए अलग से स्कीम है जहाँ पर आपको सीड बनी दिया जाता है। तो बहुत सी स्कीम्स हैं। अगर गाइडेंस देना होगा तो यहाँ पर जो भी बैठे हैं 3-4 दिग्गज, मैं अपना को दिग्गज नहीं मानता क्योंकि ये मेरे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं। आदि जो हैं बहुत पहले से इसमें हैं, और अजय रैना तो बहुत आगे की यात्रा कर चुके हैं। तो आप किसी से भी जानकारी ग्रहण कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपके बच्चों को, आपके जानकार को ऐसी फंडिंग दी जा सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी सेना इस समय सक्षम है आपकी रक्षा करने के लिए और आराम से सो सकते हैं, तो बाकी लोगों को ये बताइएगा कि ऐसे नागरिक बन के दिखाएं जो कि ऐसी सेना आपके लिए तैनात हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much. We'll call it the end. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. We can take the questions outside. No questions on the record, please. Thank you.